अस्सलाम वाला रसूल करीम बाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आय मिरास पढ़ रहे थे, आय नंबर 11 और 12 देख लिया था। एक दफ़ा फिर समराइज़ करके इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमने देखी थी पिछली दफ़ा। ये मज़मून असल में जब ये शुरू होता है तो ये सारा ज़ोर इस चीज़ पे लगा देता है कि युसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, यानी इस पूरी ये जितनी भी आयात हैं इसका अगर कोर देखें तो यही है, यहीं से आगाज़ होता है। एक ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ कानून है, शरीयत है, और दूसरा ये कि ये आपकी औलाद के लिए है। उसके बाद औलाद के हिस्से डिफ़ाइन हुए तो उसमें एक हिस्सा यानी उनसा यानी खातून औरत और बेटी का है, और उसके मुकाबले में जो हिस्सा औरत का डिफाइन होगा 2 हिस्से मर्दों के हैं। ये बात हुई, और उसके बाद एक्सेप्शन बयान हुई थी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चियाँ हों तो उनके लिए 2/3, अगर एक ही हो तो उसके लिए आधा। उसके बाद वालिदैन का हिस्सा जो है ना जो पहले दिया जाएगा अगर बच्चे ज़िंदा हैं, और बच्चे ज़िंदा हैं तो 1/6, और अगर ज़िंदा नहीं हैं, कोई बच्चा नहीं है, तो फिर उस सूरत में माँ के लिए 1/3 और वालिद के लिए 2/3। यानी ये उस सूरत में होगा कि जब बच्चे नहीं हैं और उसके बाद वालिदैन ही वारिस बनते हैं। इसमें जो कोर हिस्सा है इस आय का वो है वरिसहु अबवाहु, यानी वालिदैन ही उसके जो है ना वरासा बनते हैं। तो इस सूरत में 1/3 माँ का, 2/3 वालिद का है। अगर फर्ज किया कि जो है ना वालिद नहीं है, सिर्फ माँ है, तो सारी का सारा हिस्सा माँ ले जाती है। ये चीज़ हमने पिछली दफ़ा देखी थी। इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन का बायस बनी थी कि जब हम ये कहते हैं कि बच्चों की जगह पे वालिदैन आ जाते हैं, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो उनकी जो रेशो है वो भी साथ लेके आते हैं। यानी बच्चों की जगह जब वालिदैन आते हैं, यानी वालिदैन की अपनी रेशोज़ यानी वो होंगी और बच्चों की अपनी हैं। बस यही कि एक अहमियत के लिहाज से वो मकाम ले लेते हैं। यानी जब बच्चे नहीं हैं तो वालिदैन ही जो है ना वो वारिस होंगे। तो ये उनकी अहमियत का मकाम है कि अगर जब बच्चे नहीं हैं तो अब बच्चों की जगह कौन लेगा, तो वालिदैन का है कौन। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वही हिस्सा जो लड़की और लड़के का है वही हिस्सा वालिदैन पे नहीं है। तो वालिदैन बच्चा नहीं है फिर तो है ना, नहीं तो 1/3 2/3 नहीं, फिर वो वारिस बन जाएंगे, लेकिन रेशियो उनकी अपनी रेशो होगी। वालिदैन की 1/3 2/3 है, हाँ हाँ जो कि एक को दुगनी है। जी जी, मैं उसको जरा कंफ्यूज नहीं करना चाहता है, लेकिन वही बात है। वही बात है वही बात है। या ये कहा गया है कि मर्द के मुकाबले में दुगना है, तो बेसिकली बात वही है। हाँ, असल होता ये है कि यूं ही आप बात को फैलाते हैं ना, तो उसके बाद कंफ्यूज होता है। मैं उससे अवॉइड करना चाहता यानी आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो बात वही है। अच्छा, जब उसके बाद वालिदैन जो है ना यानी उनके साथ फर्ज किया वालिदैन के साथ बहन भाई हैं, तो बहन भाई अब जो है ना बच्चों की जगह ले लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असल कोर किसको डिक्लेयर किया है, बच्चों को किया है। बच्चे नहीं हैं तो वालिदैन हैं। वालिदैन का जिक्र हुआ तो हो सकता है बहन भाई भी हों, तो बहन भाई जो है ना अब बच्चों की जगह पे आ जाएंगे। तो यानी इस तरीके से ये नस्बी ताल्लुक है वो डिफाइन होता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा, उसके बाद ये पूरी बात जब ख़त्म कर दी गई, तो उसके बाद कहा कि ये वसीयत दे चुकने के बाद और कर्जा चुका चुकने के बाद जो है ना ये काम करना है। उसके बाद और चीज़ फिर बताई गई कि ये मैंने फ़र्क क्यों रखा है। फ़र्क जो रखा है अक़रबु लकुम नफ़अ की बुनियाद पे रखा है, और उसके बाद फिर एक चीज़ को दोहरा दिया कि ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है, और जब ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है तो अल्लाह ने अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पे ये फैसला कर दिया है, इल्म और हिकमत की बुनियाद पे। उसके बाद बीवी और शौहर का हिस्सा बयान किया कि ये कहा कि शौहर का जो है ना अ, उसको आधा मिलेगा अगर बीवी जो है ना फौत होती है और बीवी तरका छोड़ती है। और उसके बाद ये कि अगर बच्चे हैं तो उसके बाद 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा शौहर का। लेकिन अगर बीवी जो है ना सॉरी शौहर फौत होता है तो बच्चे नहीं हैं, तो 1/4 जो है ना वो शौहर को मिलेगा, और 1/8 अगर बच्चों की सूरत में 1/8 मिलेगा। ये बात है। और इसके बाद फिर आखिर में यही कहा गया कि ये वसीयत दे चुकने के बाद और कर्ज चुका चुकने के बाद ये बात है। ये अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है इसको पिछली दफ़ा हमने फ्लो चार्ट्स की सूरत में भी देख लिया था, और उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हो गई थी। मैं आगे बढ़ने से पहले क्योंकि पिछली दफ़ा एक ये इस चीज़ का इज़हार किया गया था कि कलेक्टिवली भी जो है ना हमें एक चीज़ बता दी जाए, क्योंकि इंडिविजुअली फ्लो चार्ट्स की सूरत में तो हमने देख लिया। इस पे हमने काफ़ी टाइम लगाया था आखिर में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक
यानी एक बहसी तमयी ओवरऑल जो पिक्चर है वो भी आप लोगों के सामने आए। ये जो अभी मैंने जो ग्रुपिंग की है ये मेरी अपनी है, इसमें हो सकता है कि अगर कहीं गलती हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ज़ाहिर है मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको एक हो सकता है इसको डिफरेंट तरीके से भी यानी ये सामने आपके रखी जाए बात। लेकिन इसमें पहला जो है ना वो जो ग्रुपिंग है वो फ्लो के साथ है, जिस तरह कुरान मजीद का फ्लो है, और दूसरी ग्रुपिंग जो है एक लॉजिकल ग्रुपिंग है जो इसके बाद दो तरह की हमें जो है ना ये यहाँ ग्रुप्स नजर आते हैं इन दोनों आयात में। ये दूसरा जो ग्रुप है ये बाद में देखते हैं, पहला जो अभी आपके सामने ये खुला है इसको देख लें। ये वाला जो कुरान मजीद के फ्लो के साथ है। सबसे पहले ये है कि ये अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो ऑफ टोटल इनहेरिटेंस जो लिखा है उसके बाद पेरेंट्स का और स्पाउसेस का जो है ना वो हक रखा है, ये पहले दिया जाएगा, और उसके बाद बच्चों की बारी जो नीचे वाला हिस्सा है अगर आप देखते हैं डिफरेंट कलर स्कीम है, बच्चों का हिस्सा अलहदा जो है ना, और ये माँ बाप और स्पाउसेस के हिस्से देने के बाद जो है ना बच्चों का हिस्सा आएगा, ये चीज़ है इसमें। और बच्चों में से जाहिर है अगर अकेला यानी सन्स एंड डॉटर्स हों इकट्ठे, या अकेले सन्स हों या डॉटर्स हों, ये सारे तीनों सिनारियो जो है इसके अंदर दिए गए हैं। ये ग्रुपिंग होती है। ये ग्रुपिंग कैसे बनती है मैं आपके सामने जो है ना वो ये कुरान मजीद ही से ये चीज़ बता देता हूँ ताकि ये चीज़ वाज़ेह रहे। जब ये आगाज़ होता है, बात करता है कुरान मजीद के यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तो यहाँ पे असल में अगर आप देखें तो औलादिकुम कुम जो है ये बड़ा अहम हो जाता है कि तुम्हारी औलाद मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी के बच्चे हैं, और उसके बाद साथ ही यूं ही बात आगे बढ़ाया तो वालिदैन को साथ शामिल कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये छूटते ही यानी बिल्कुल आगाज में कुरान मजीद ने जब बात स्टार्ट की है तो मियाँ बीवी का भी जिक्र कर दिया, गो के कुम का जो है ना इसको बाद में जाके खोला है मियाँ बीवी को, लेकिन शुरू में बता दिया कि बेसिकली ये तुम्हारी औलाद है और तुम्हारी औलाद है, मियाँ बीवी है और बच्चे वो हैं। उसके बाद साथ ही वालिदैन को यानी ये ले लिया था। और इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो ये आपके सामने ये पहला जो आपको पिलर नजर आता है इसमें इस चीज को नुमाया किया गया है। उसके बाद दूसरा पिलर है जिसमें ओनली पेरेंट्स मैंने लिखा है कि इसमें अब क्या होगा कि ये भी ज़ाहिर है उसी तरतीब के साथ जो कुरान ने यहाँ बयान की है उसी को सामने रखते हुए जब ये कहा कि सिर्फ वालिदैन ही जो है ना बच्चे नहीं हैं और वरिसहु अबवाहु, तो उस सूरत में एक अलग से ग्रुप बन जाता है, यानी पेरेंट्स खुद भी एक ग्रुप बना देते हैं इस फ्लो में, यानी बच्चे नहीं हैं और आगे बहन भाई भी नहीं है, सिर्फ वालिदैन हैं। तो अब क्या किया जाएगा, तो पूरा का पूरा तड़का जो है वालिदैन को दिया जाएगा। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप जो है वो आता है जिसमें फिर जो है ना पिक्चर वही बन जाएगी, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है और सिबलिंग्स हैं। यानी पहले पिलर में अगर आप देखें तो बच्चे हैं, और तीसरे पिलर में अगर आप देखें तो यहाँ पे पेरेंट्स और मियाँ बीवी और सिबलिंग्स हैं, आपके बहन भाई हैं। ये उसी तरीके से पहले जो पिलर है वही एग्जैक्टली वही है, लेकिन एक फ़र्क के साथ है। वो फ़र्क ये है कि चिल्ड्रन की जगह अब यहाँ पे सिबलिंग्स आ गए, बस इतना फ़र्क है। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो उसके मुकाम पे आ रहे हैं, अगर दूसरे पिलर में देखें तो बच्चों की जगह पे पेरेंट्स आ गए हैं, और दूसरे पिलर की जब तीसरे पिलर में जाते हैं तो अगर हम यहाँ आके देखें तो यहाँ पे पेरेंट्स की जगह बच्चों और पेरेंट्स की जगह सिबलिंग्स यानी उन्होंने ले लिया। यूँ कह रहे हैं कि बच्चों की जगह सिबलिंग्स ने जगह ले ली है। ये तीसरा पिलर है। उसके बाद चौथा भी जो है ना एक ग्रुप बनाता है कुरान मजीद। वो क्या है, वो ये है कि वो सिनेरियो कुछ यूँ बन जाता है कि अब यहाँ पे यानी पेरेंट्स और स्पाउसेस जो होते हैं पहले और तीसरे पिलर में देखें तो चौथे में आके जो है ना पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ जो है ना स्पाउसेस हैं और उसके बाद पेरेंट्स हैं। यानी अगर ये सिनेरियो हो तो ये भी यानी अंडरलाइंग एक चीज़ है जो कुरान मजीद इसको पेश कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर ये दो सिनेरियो हों जिसमें मियाँ बीवी हों, मियाँ बीवी में से कोई ज़ाहिर एक ही होगा ना, और पेरेंट्स हों, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। उस सूरत में पहले फिर जो है ना वो मियाँ बीवी का हिस्सा निकाला जाएगा, मियाँ या बीवी का, और उसके बाद पेरेंट्स का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हम फर्क क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आएगा, कौन से वाला आखिरी जो पिलर था जी, आखिरी पिलर में वो मैं आता हूँ ना उस पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कहाँ से आ गया जी, वो वरिसहु अब तो वहाँ तो सिर्फ माँ बाप वारिस है जी, माँ बाप वारिस हैं। लेकिन अगर ये सिनारियो पीछे से यूं ही पूरे के पूरे को सामने रखें, अब आप मियाँ बीवी को भी साथ मिला लेना। अच्छा,
अच्छा, यानी ये उससे हम निकाल रहे हैं। उसे निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी एक और ग्रुप जो है ना बन जाता बन है जाता है, ठीक कि अगर मियाँ बीवी में से कोई हो और माँ बाप हो, यानी बच्चे भी नहीं है और बहन भाई भी नहीं है, तो उस सूरत में ये एक ग्रुप ये भी बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन लास्ट जिस पे फुल स्टॉप लगता है वह वरीसाहु अबवाह, तो वो फुल स्टॉप जो है वो पेरेंट्स के लिए ज़ाहिर वहां लग जाता है। तो फिर इस सूरत में पहले जो है ना वो मियाँ बीवी को हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद पेरेंट्स को दिया जाएगा। ये ग्रुपिंग है जो आपको इन दोनों आयात के अंदर जो इस फ्लो के साथ चलेंगे तो ये नजर आएगी। एक और ग्रुपिंग है जो बड़ी अहम है, वो भी अपनी जगह पे। वो ग्रुपिंग ये है कि ये आया नंबर दोनों मिला के 11 और 12 मिला के अगर हम देखें तो 11 के आखिर में आया है ऊपर, जो अगर आप ऊपर वाली आया देखें तो 11 के आखिर में, इसको मैंने ब्लू कलर में यानी कर दिया हाईलाइट, मिन बादी वसीयती युसी बिहा औ दैन। ये जो फ्रेज है, ये टुकड़ा है आयत का, ये ग्रुपिंग अलग बना रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मिन बादी, ये पूरी की पूरी 11 नंबर आया को पढ़ चुकने के बाद ये आखिर में आ रही है। और ये कब आ रही है? जब औलाद का भी जिक्र कर लिया, पेरेंट्स का भी जिक्र कर लिया, बहन भाई का भी जिक्र कर लिया, नस्बी जितने भी ताल्लुक रिश्तेदारियां हैं उन सब का जिक्र कर लिया, और आखिर में मिन बादी वसीयतिन युसी बिहा औ दैन, और आखिर में ये लाया गया कि ये जो जितनी भी बात कही गई है, ये वसीयत जो की गई थी उसको अदा कर चुकने के बाद और कर्जा कर चुकने के बाद ये काम किया जाएगा। यानी फिर जो है ना ये विरासत तकसीम की जाएगी। ये वाज़ेह हो गई ये बात। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, आगे चल के भी ज़ाहिर है कि ये चीज़ नुमाया होगी, लेकिन फिलहाल ये देखें कि ये इसकी बेस पे भी ग्रुपिंग हो रही है। किसकी बेस पे? मिन बादी वसीयतिन युसी बिहा औ दैन। अच्छा, ये टेबल का क्या मतलब है? ये जो चीज आपकी बनाई ये नीचे टेबल जो है, ये 11 नंबर के नीचे जो ग्रीन कलर का जो है ना रेक्टेंगल बना हुआ है, ये बता ये रहा है कि 11 नंबर के अंदर चिल्ड्रन थे, पेरेंट्स थे और सिबलिंग्स थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन मरने वाले के साथ ये सारे रिश्ते मुंसलिक होते जाते हैं, लिंक होते जाते हैं। यानी मरने वाले के साथ ये कहा गया कि सारा हिस्सा औलाद का है, साथ फिर वालिदैन को शामिल कर लिया गया। अगर अकेले वालिदैन हैं तो क्या होगा, अगर बच्चों के साथ वालिदैन हैं तो क्या होगा, अगर औलाद नहीं है तो साथ बहन भाई हैं तो क्या होगा। तो ये तीनों सिनेरियो जो है एक ही रिश्ते के अंदर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, यानी जो मरने वाला है सबको जो है ना एक ही सांस में सबको जो है ना काउंट कर दिया है। तो ये ग्रीन कलर में वो हो गया। उसके बाद कुरान मजीद जो है ना वो बात करता है, यानी वाइफ जो है ना फौत होती है और शौहर जो है ना उसकी बात करता है। तो इसमें अगर जो नीचे राइट साइड पे हस्बैंड जो लिखा है शौहर, शौहर की जो आया है वो अगर आप राइट साइड पे देखें तो वलाकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, अगर ये वाला जो हिस्सा है आया 12 का, ये भी जब खत्म होता है तो उसके बाद में आती है मिन बादी वसीयतिन युसीना बिहा औ दैन। यानी शौहर का हिस्सा डिफाइन करने के बाद ये नहीं हुआ कि शौहर और बीवी दोनों को हिस्से डिफाइन करने के बाद कहा हो कि मिन बादी वसीयतिन युसीना बिहा औ दैन। बात यह है कि शौहर का हिस्सा डिफाइन हुआ है और उसके बाद फौरी लाया गया कि मिन बादी वसीयतिन युसीना बिहा औ दैन। यानी अब क्या होगा, बीवी फौत हुई है, शौहर को हिस्सा मिला है। बीवी के अगर फर्ज किया कि बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, या जो है ना माँ बाप हैं, या जो है ना बहन भाई हैं, तो वो फिर 11 नंबर फिर जो है ना आया उसके साथ मुतल्लक हो जाएगी। ये जो सारी चीज जो थी ग्रुपिंग की वो वाज़ेह हुई। जैसे मैं क्यों करना चाह रहा था ये सारी ग्रुपिंग इस सेंस ऊपर में। वाला जो आपने टेबल बनाए थे जी जी वो इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे? जी, वो बात वही है कि देखें बीवी फौत हुई है, हाँ, तो बीवी के फर्ज किया पेरेंट्स हैं, तो वो बीवी के पेरेंट्स कहाँ से हम जो है इंक्लूड करेंगे। वो 11 नंबर आया है ऊपर वाली वो बता देती है हाँ, कि बीवी फौत हुई है, तो बीवी के अब जो हिस्सा जाएगा वो सास और ससुर को नहीं जाएगा, वो बीवी के अपने माँ बाप को हाँ जाएगा, जी, अपने माँ बाप को जाएगा। अगर उसके जो है ना औलाद नहीं है और बीवी के बहन भाई हैं और बीवी का छोड़ा हुआ तरका है, तो वो देवर और जेठ को नहीं जाएगा बल्कि उसके अपने बहन भाइयों को जाएगा। ये चीज ठीक है, वादे हो गई ना, ठीक है। ये वादे हो गई। यानी एक ये ग्रुपिंग लॉजिकली कुरान मजीद के अंदर ये चीज हमें नजर आती है। और ये फर्क जो है कहाँ से आ रहा है, ये मिन बादी वसीयती, ये बाकी वसीयत से हम उसे लिंक कर सकते हैं, वो तो खैर की बात का सब्जेक्ट है। जी जी लेकिन अल्लाह ताला ये तो नहीं करना चाह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि अगर बंदा को
औरत फौत हो गई है तो ये मत समझो कि वसीयत नहीं कर सकती वो वसीयत वो कर सकते वसीयत कर सकती है, और बस उसकी जो सीना जो है उसकी जो मोनस वसीयत करेगी उसका भी उतना ही राइट है जो कि मुज़क्कर का राइट है। जी ऐसे ही। यहाँ पे एम्फेसिस कहीं इस पे तो नहीं है कि भाई वसीयत दोनों कर सकते हैं। हाँ जी, वसीयत दोनों कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि पहली वाली जो 11 नंबर आया है वो तो ठीक है, बुनियादी तौर पे वो औरत के लिए भी से मुतल्लक हो रही है दोनों दोनों। और मर्द के लिए मुतल्लक हो रही है। यानी ऊपर एक प्रोटोटाइप दिया जा रहा है और नीचे जो है ना शौहर का जब बात होती है या बीवी की बात होती है तो जब पेरेंट्स की बात होगी तो 11 नंबर में जाएंगे। जब बच्चों का हिस्सा होगा वो भी 11 नंबर में दिया गया है और बहन भाइयों का हिस्सा जो है वो भी 11 नंबर में दिया गया है। असल जो जोर इस चीज पे है कि अगर बीवी फौत होती है, बीवी फौत हुई है, बीवी ने तरका छोड़ा है तो 11 नंबर भी उसके साथ मुतल्लक हो जाएगी। ये जोर है। लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ है? नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। असल मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रुपिंग करते हुए ये भी कुरान मजीद ने ख्याल रखा है क्योंकि आखिर में मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा दई, तो ये एक तरह का ब्रेक लगा देता है कि यहाँ ठहर जाओ, इसको ठहर जाओ। यहाँ एक बॉर्डर है, ये इस पॉइंटर्स के आप पीछे भी लिंक आप कर पीछे सकते करो हैं। और ये असल में अल्लाह ताला ने एक पॉइंटर दे दिया, पॉइंटर दे दिया। कि कौन सी जगह पॉइंट दे दी? सॉरी, जो ब्लू है ना, देखिए 3 ब्लू है, ठीक है। तीनों ब्लूज आपस में 3 ग्रुप बना रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लिंक कर देते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, यानी ये एक लॉजिकल ग्रुपिंग जो है ना ये भी मुझे नजर आई, मैं आप लोगों के सामने उसको रख रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई, अगर 11 नंबर आयत का तर्जुमा रिपीट कर दें थोड़ा सा समझ के लिए, और वो वसीयत वाली बात जो है वो पहले दिन से मेरे दिमाग में है, तो वो उसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करना है मैंने। जी जी, वसीयत का जो टॉपिक है उसको बाद में जो है ना मैं उसको सेपरेटली अच्छा। डिस्कस कर लूंगा। 11 नंबर आया के अंदर जो बात कह रहा हूँ कि वो ये है कि मरने वाला औलाद छोड़ के गया है और उसके बाद औलाद भी है, वालिदैन भी हैं, और फर्ज किया कि औलाद नहीं है तो बहन भाई हैं। ये मरने वाला मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। ये बात है जो 11 नंबर आया के अंदर जो है ना बयान की गई है। ये 11 नंबर जो है ना एक तरह का ये कहें कि प्रोटोटाइप जैसा कि मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद अगर बीवी फौत होती है तो बीवी की औलाद के हिस्से देने हैं तो वो कहाँ से देंगे, वो 11 नंबर आया के अंदर बयान कर दिया गया है। अगर बीवी के वालिदैन हैं तो वो कहाँ से हिस्सा देंगे, वो भी 11 नंबर के अंदर बयान कर दिया गया है। फर्ज किया कि बीवी की औलाद नहीं है तो उसके बाद बहन भाई आ जाएंगे, तो वो बहन भाई बीवी ही के बहन भाई हैं और वो भी 11 नंबर में बयान कर दिए गए हैं। ये बात है जो मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। बात वाज़ेह हो गई? ठीक ठीक, बिल्कुल वाज़ेह अच्छा, होगी। अगर बिल्कुल दूसरी सूरत ले लें, शौहर जो है ना फौत हो जाता है और ये इस लेफ्ट साइड पे मैंने आया दी हुई है, वला हुन्नर रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। ये वाली जो आया है ये अब यहाँ पे शौहर फौत हो गया है और बीवी को हिस्सा मिलना है, तो ये अगर औलाद है शौहर की तो वो भी हिस्सा 11 नंबर के अंदर बयान कर दिया गया है। उसके बाद शौहर के माँ बाप हैं तो वो भी आया नंबर 11 के अंदर बयान कर दिए गए हैं। अगर फर्ज किया कि शौहर की औलाद नहीं है और बहन भाई हैं तो वो भी 11 नंबर में बयान कर दी गई है। ये बात है कि 12 नंबर जो है वो बेसिकली लिंक हो रही है ऊपर, और उसके बाद जो सेपरेटर है यानी दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए वो कौन सी चीज़ है कुरान मजीद जो सेपरेट कर देती है कि बीवी का हिस्सा ये है और शौहर का ये है, और वो है मिन बादी वसीयतिन तु'तूना बिहा औ दैन, ये शौहर के लिए, और बीवी के लिए राइट साइड पे अगर आप देखें तो मिन बादी वसीयतिन युसीना बिहा दैन औ दैन। ये 2 पॉइंटर जो है ना रख दिए हैं कुरान मजीद ने ताकि ये फर्क वाजे रहे कि असल में ये जो इनके बाकी मानदा हिस्से हैं वो आया नंबर 11 में जाके आपने देखने हैं। ये बात वाजे हो गई? अगर मैंने इसको लॉजिकली जो है ना, अगर तो ये आपने फाइंड किया तो ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये मेरी अपनी है। जबरदस्त, माशाअल्लाह। मेरी अपनी, इसलिए मैं आवाज में कहा था कि ये मेरी अपनी appreciate करता हूँ, ये हाँ। बहुत आपने जी। पॉइंट फाइंड किया है, जी मेरी अपनी, क्योंकि कुरान पाक ऐसे रैंडमली रिपीट नहीं कर रहा। ऐसे नहीं करना। माँ बादी वसीया, जी। माँ बादी एक बार गया था, खत्म था। जी जी, असल ये मैं शुरू से जब से ये स्टार्ट किया है कुरान मजीद का सेशन, तो जो एक होता है नज़म वो तो अपनी जगह चलेगा, आगे अल्फाज का आपस में क्या लिंक बनता है मैं उसकी भी कोशिश मैं करता वैसे हूँ। बड़ा मैं सोचता था कि मतलब आपको बार-बार कहने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या जरूरत एक बार पड़ी? कह देते जी कि भाई देखो ये सारा कुछ जो है ना अच्छा। पीरियड के बाद करना, आखिर में कह देते। अच्छा, ये सारी चीजें मैं कहाँ से लेता हूँ, बता देता होता हूँ कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि ये जो है ना ग्रुपिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हो सकता है कि अगर कहीं आप लोग भी जो है अच्छा लगता है, बहुत हाँ, अच्छा। इसके बाद एक और चीज है,
आगे बात बढ़ाने से पहले मैं जो है ना, कोई सवाल है किसी साहब का? सर ये जो ब्लू में है जी जी वसीयत और कर्ज के बारे में, ये प्रेसिडेंस भी बताता है। सॉरी, क्या बताता है? ये प्रेसिडेंस भी बताता है कि पहले इस ब्लू एरिया की प्रेसिडेंस है और जी उसके बाद जो इनके क्या हिस्से बनेंगे। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी पहले वसीयत और कर्ज दिया जाएगा और उसके बाद हिस्से चुकाए जाएंगे। जी। ऐसे ही सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप देखें तो मैंने इसको यूं कह लें ऑरेंज और ब्राउन कलर में जो है ना ये किया है, जिसमें वलद और औलाद रखा है। ये भी एक अहम पहलू है। इस चीज को भी जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है चीज। यानी आगाज में जब ये कहा कि युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, औलादिकुम मैंने डिफरेंट कलर में रखा है, और जहां जहां पे वलद आया है वो मैंने सेम कलर में रखा है। अब आप जरा इन इस जो लफ्ज है इस पे भी गौर करें। यानी अब मैं वो पहलू है जो मेरा अपना दिलचस्पी का मौजू है, और अभी अभी जो ताहिर साहब ने कहा वो भी मेरी दिलचस्पी का जाहिर है कि ये उसी से। स्लाइड काफी है, जी स्लाइड काफी है। इसके ऊपर ना सिर्फ आप लिखते रेशियोस हाँ, नीचे ना, जहाँ सही कह रहे हैं। वहाँ लिख दे 1/2 या 1/4, सही वाइफ के लिख दे 1/4 या 1/8। सही, ये स्लाइड से काफी है, काफी इसमें तीनों आते भी आ गई हैं। सही, सब कुछ आ गया। इसमें सपोज कलाला का ऐड हो जाएगा तो वो कलाला तो मैंने पर सुहागा कलाला तो जो है ना वो मैंने वैसे ही वो क्या है? सस्पेंस है, वो तो टॉपिक है वो। वो इसमें बताया है। हाँ, अच्छा वो मैं धीरे जो कहते हैं धीरे धीरे लेके आऊंगा वो। एक पेज इनफ है, हाँ, सही जो बात कुछ भी हमने करना है। ताहिर को शरह सब्र हो गया है। हाँ, है। थोड़ा सा इसमें मेरे सारे दिन कंप्लीट हो गए ना। सही। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है जो बड़ी दिलचस्पी का बायस है, आप लोगों के भी लिए यकीनन होगी, मुझे भी जो है ना फौरी तौर पे जब मैं पढ़ता हूँ तो जो अल्फाज का इस तरीके से आता है, यानी बार बार आता है, और वो उसका क्या रोल होता है, बंदा उस पर सोचता है कि अच्छा ये क्या चीज है। ये जो अल्लाह ताला की जात ने शुरू में जोर दे के कहा है कि युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, असल औलाद है। औलाद हर जगह रिपीट हो रही है। वालिदैन के साथ रिपीट हुई, जब वालिदैन के साथ रिपीट हुई तो 11 नंबर के अंदर जब दूसरी जगह जो है ना कर्सर मेरा उसके ऊपर है, अगर आप देखें, इन कान लहू वलद ये आया है, फ़इन लम यकुल लहू वलद, अगर बच्चे हैं तो छठा हिस्सा, अगर बच्चे नहीं हैं और वालिदैन ही जो है ना वारिस होते हैं तो माँ का 1/3 हिस्सा। यानी असल फोकस जो है वो औलाद को ट्रेस करना है, फाइंड करना है। औलाद मिलती है तो उसको हिस्सा लाजमी देना है। ये देखें, उसके बाद आगे आ जाएं आया नंबर 12 में, वहां पे भी वल्द को रिपीट किया है। किसके लिए? कि बीवी फौत हुई है और शौहर के लिए है, और बीवी के लिए कहा है कि इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलद। यहाँ पे भी औलाद ही प्रायोरिटी पे आ जाती है। बार बार वलद और औलाद का होना और बे औलाद होना, ये दोनों चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। और यही चीज जब शौहर फौत होता है अगली हिस्से में, राइट, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वहां फिर वलद और वलद के जो है ना अल्फाज आ रहे हैं। यानी असल जो कोर वर्ड है औलादिकुम, ये हर जगह आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक पहलू हुआ, ये वाजे हो गया। ये इससे अंदर कोई मीनिंग ना तलाश करें, यानी इसके अंदर एक खूबसूरती तलाश करें कि यानी जो असल कुरान मजीद का जो मैसेज है कि फी औलादिकुम कहता है, उसको फिर आगे जाके भूल नहीं जाता। लेकिन आप कहते हैं उसमें इख्तलाफ भी है इसके ऊपर, किसके? ये औलाद और वलद के। हाँ, वो आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें भी देख लेंगे। में है ना, हाँ, इख्वातुन में एक बहन और एक से ज्यादा बहन। वलद पे है नरीना औलाद। नरीना, हाँ, नरीना औलाद, जी जी, वो भी है। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं हाईलाइट करना चाहता था वो ये कि अल्लाह ताला की जात ने जो बात शुरू में कही थी वो हर जगह सामने रखी है, यानी औलाद को सबने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर लिया, हाँ, उसी को रिपीट किया। इसमें कोई नरीना का कांसेप्ट आता ही नहीं। असल में मैं ये देखा था कि इसमें तो कोई नहीं बनता कि कोई निकाल ले कि नरीना होनी चाहिए। सही है। अच्छा, इसके बाद एक और खूबसूरती का पहलू है, और क्योंकि आप अपने जहन से कोई चीज लेकर नहीं आ रहे हैं ना, जब आप पहले से कोई चीज सोच कर आएंगे फिर वो आ जाता है उसमें। अच्छा, ये आप अगर पहले से कोई कहता मुझे तो नरीना ही है तो शायद मैं ढूंढता, मुझे मिल जाती। अच्छा, अब इसके बाद एक और खास पहलू है, ये आगे चल के कलाला की बहस में लिंक होगा, और इसको जरा थोड़ा सा जहन पे जोर दे के जो बात कह रहा हूँ इसको जरा ग्रास्प करने की कोशिश करना कि ये बात क्या है। बात ये है कि जब औलाद का जिक्र शुरू हुआ, और बड़ा खूबसूरत पहलू है ये भी, औलाद का जिक्र शुरू हुआ
और उसके बाद कहा कि वालिदैन का हिस्सा 1/6 है, और उसके बाद अगर औलाद हो तो ये उस सूरत में है, अगर औलाद हो तो उस सूरत में है। यानी पहले मुस्बत जुमला लाया गया है, पहले जुमला क्या लाया गया है, मुस्बत है। उसके बाद उसके बाद मनफी लाया गया है, ये भी मेरी अपनी तहकीक बच्चों के है। केस में मनफी हाँ, मनफी लाया गया, ये भी मेरी मैंने अपनी, नोट किया था। हाँ, ये भी मेरी अपनी तहकीक है। यानी ये मैं किसी तफसीर की किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ये अगली जो बहस हमारी होनी है ना कलाला की, उसके साथ इसमें लिंक होना है। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहले मुस्बत लाया गया है, फिर उसके बाद मनफी लाया गया है। ये किस जगह पर? यानी आयत नंबर 11 के अंदर युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम बात की, और जब आगे वलद का पहली दफा तज़किरा किया वो माँ बाप के साथ किया है कि माँ बाप हूँ अगर तुम्हारी औलाद हो तो इन कान लहू उसकी वलद। तरतीब में जब माँ बाप की कहा है तो कहा है कि बच्चे अगर हो, हाँ, तो मुस्बत ये बात है, करो। हाँ, मुस्बत बात है। बीवी के बाद बीवी के तो कहा है बच्चे ना हो तो ये करो, हाँ, बच्चे हो तो ये करो। हाँ, तो उल्टा पहले जो है, हाँ, एग्जैक्टली, उल्टा कर, हाँ, उल्टा ये मैंने है, नोट बड़ी किया। बड़ी, हाँ, ये देखे, ये ताहिर साहब ने भी नोट किया। लेकिन आपने भी हाँ, हाँ, बात है तो ये भी मेरी अपनी है। ये अब इसमें क्या पहलू है वो ज़ाहिर मैंने कहा कलाला के साथ लिंक होना है आगे चल के। अच्छा, पहले इसने मुस्बत पहलू से बात की कुरान मजीद ने, उसके बाद मनफी पहलू से। मुस्बत ये कि औलाद हो तो ये, औलाद नहीं हो तो ये मनफी पहलू है। अच्छा, ये बात पहले मुस्बत और मनफी। उसके बाद जो ही जब आयत नंबर 12 में जाते हैं तो वहां पे बीवी फौत होती है। बीवी फौत होती है तो पहले मनफी बात की गई है कि इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, पहले मनफी बात की गई है, और उसके बाद फ़इन काना लहुन्ना वलद, ये मुस्बत बात की गई है। यानी बीवी फौत हो तो पहले मनफी और मुस्बत, उसके बाद शौहर फौत हो तो वहां पे भी पहले मनफी बात की गई है और बाद में मुस्बत बात की गई है। बीवी फौत हो या शौहर बफौत हो, दोनों सूरतों में पहले क्या है, दोनों सूरतों में मनफी बात की गई है कि औलाद नहीं है तो ये होगा, औलाद है तो ये होगा। यानी मनफी के बाद मुस्बत दोनों सूरतों में, मियाँ और बीवी की सूरत में। लेकिन जब अपनी बात शुरू में हुई थी 11 नंबर में, तो पहले मुस्बत बात की थी और उसके बाद मनफी बात की थी। दरमियान में एक और चीज आ गई है, वो यहाँ पे मैंने नहीं डाली। वो अगर आप असल जो टेक्स्ट है कुरान मजीद का, जो मैं आपके सामने अभी खोलता हूँ, वहां पे भी वो बड़ी अहम बात है। वो बात क्या है? वो बात है दरमियान में जो आयत का टुकड़ा है वो है जिसमें ये कहा गया कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ। यहाँ पे आबा का जिक्र पहले आ गया है और अबना का जिक्र बाद में आया है। पेरेंट्स का जिक्र पहले आ गया है, औलाद का जिक्र बाद में आया है। अब हमने लिंक करना है तीनों चीजों को। तीनों चीजों कौन कौन सी हो गई? मनफी, पहले मुस्बत बात की, मनफी बात की, कब बात की? पेरेंट्स की बात जब हुई थी, मुस्बत मनफी पेरेंट्स की बात हुई। और मियाँ बीवी दोनों के लिए पहले मनफी बात हुई, औलाद नहीं है औलाद है, और दोनों के दरमियान में रखा आबाउकुम व अबनाउकुम, दोनों के दरमियान में रखा। यहाँ पेरेंट्स को पहले ले आया गया है और बाद में लाया गया है। अच्छा, इन तीनों में आपस में क्या लिंक है? ये तरतीब का एक बेहतरीन नमूना है, और इंसान वाकई सर पकड़ के बैठ जाता है कि इतनी हुस्न जो है ना इसमें पाया जाता है तरतीब में, कि ये कोई इंसानी कावश नहीं हो सकती। यानी इतनी छोटी छोटी चीजों को भी ख्याल रखा है। हम कहते होते हैं जिसको जब कोई भी तरतीब बयान कर रहे होते हैं तो एक तरतीब होती है जिसको लफ़ नशर का लफ्ज़ बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल लफ्ज़ है। लफ़ नशर क्या होता है, मैं बताता होता हूँ अक्सर के एग्जांपल ये देता हूँ कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है पाकिस्तानी सूबों पे, अल्फ़ाबेटिकली पहले बलूचिस्तान पे लिखूंगा, पंजाब बुलेट में लिख लूंगा, पहले पंजाब का नाम लिखूंगा, फिर मैं उसके बाद पहले बलूचिस्तान का नाम लिखूंगा, फिर पंजाब का नाम लिखूंगा, फिर मैं जो है ना KPK का नाम लिखूंगा, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद सिंध का नाम लिखूंगा। ये मैंने 4 जो है ना बुलेट्स लिखे, और नीचे जब उनको डिस्क्राइब करने की बारी आई तो मैं 2 तरीकों से डिस्क्राइब करूंगा। या तो मैं सिंध को पहले डिस्क्राइब करूंगा या मैं पहले बलूचिस्तान को डिस्क्राइब करूंगा। अगर मैंने पहले बलूचिस्तान को डिस्क्राइब किया तो ये तरतीब होगी लफ़ नशर की। ये तरतीब क्या होगी? लफ़ नशर की। यानी जो तरतीब मैंने ऊपर रखी थी बुलेट्स के अंदर, उसी तरतीब के साथ नीचे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं लफ़ नशर। यानी जो जिस तरीके से
पहले जो बुलेट्स थे उसी के मुताबिक मैंने जो है ना आगे इस तरह डिस्कस के हमारा ट्रेडिशनल आजकल हम ऐसे करते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। हम इसी का अच्छा, इसका बिल्कुल एक उल्ट तरतीब भी होती है, जिसको हम ये कहें कि पहले सिंध को चलो डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को, फिर उसके बाद पंजाब को, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में। कुरान मजीद के अंदर अमूमी तौर पे ये दूसरी तरतीब इख्तियार की जाती है, नीचे से ऊपर। इसको कहते हैं गैर मुतरत्तब लफो नशर, वो लफो नशर जो उल्टी तरतीब के साथ चल रहा है। यहाँ पे देखें आबाउकुम पहले रखा, उसकी वजह क्या है कि अभी थोड़ी देर तो पहले आबा का ही तो जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले किसका जिक्र हुआ था? वालिदैन के हिस्से बयान हुए थे ना, बात वादी हुई। आयत को निकाल 11 नंबर आया 11 नंबर आ सामने, आप उसी को देखो ना। तरतीब वही है, पहले बाप का जिक्र आया तो कल का बाप का जिक्र कर दिया, आबा पहले फिर तो नहीं, अभी माँ बाप के हिस्से नहीं, नहीं, अभी ऊपर माँ बाप के हिस्से बयान हुए ना आखिर में। यानी अबाउकुम से पहले कौन से जो है ना वो एलिमेंट था जिस पे कुरान बात कर रहा था? वो अब यानी माँ बाप ही तो थे, माँ बाप के साथ। आयत नंबर 11 में आखिरी से माँ बाप क्यों लेना दिया? यानी इस लफ्ज के आने से पहले। उससे 12 नंबर में तो, अच्छा सॉरी मैं मिस कर गया, हाँ ये आयत बीच में आती है। हाँ बीच में आती है, हाँ बीच में, आखिर में नहीं आती, सॉरी। ठीक है ना। आबाउकम का जब लफ्ज बोला है तो इसके इमीडिएट पहले जो है ना अगर आप देखें तो माँ बाप का जिक्र हो रहा है। अबनाउकुम का जिक्र बाद में हुआ है। वो क्यों हुआ है कि क्योंकि वो गैर मुतरत्तब तरतीब है, जिसमें जो है ना पहले क्योंकि बच्चों का हिस्सा बयान कर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद जब ये कहा कि ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, अब अगले हिस्से के साथ जोड़ना है कि अक़रबु लकुम नफ़आ प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? अबनाउकुम की हो जाएगी और आबाउकुम पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो अक़रबु लकुम नफ़आ यानी कुरान ने खुद लॉजिक बता दी। हिस्सों में तो अक़रब बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ बन जाता है उनको। जी, लेकिन इस आयत से कैसे निकाला आप? ये अक़रबु लकुम नफ़आ जो है ना उसकी भी प्रायोरिटी डिफाइन होती है। पहले बच्चे हैं फिर वालिदैन हैं, पहले बच्चे फिर वालिदैन, पहले बच्चे फिर वालिदैन है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। हाँ 11 नंबर के, यानी सारी 11 और 12 के अंदर सारा जोर ही बच्चों पे और वालिदैन पे। तो 11 नंबर में पहले बच्चे हैं फिर माँ बाप है, और उसके अगली आयत में पहले माँ बाप है बच्चे। अच्छा, मैं फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यानी जब ये बात कही गई ना कि युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, जब ये बात स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त सबसे पहला किसका जिक्र किया था? बच्चों का किया था। बच्चों के बाद किसका जिक्र आया था? वालिदैन का जिक्र आया था। अच्छा, ये जो पिछली बात है इसको अगली बात के साथ लिंक करें, आबाउकुम व अबनाउकुम के साथ लेकर तो ये उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है कि जो चीज बाद में बयान की थी वो आबाउकुम के साथ जो है ना लिंक हो गई, ये भी वादे हो गई। और क्योंकि जो चीज पहले बयान की थी वो अबनाउकुम के साथ लिंक हो गई। ये एक पॉइंट है जो मैंने बयान कर दिया। अब इस पॉइंट का एक दूसरा रुख है, वो दूसरा रुख जो है वो आबाउकुम व अबनाउकुम के बाद शुरू होता है। वो जो दूसरा रुख है, पहला रुख तो वाज़ेह हो गया, अब मैं इसी बात का दूसरा रुख समझाना चाहता हूँ। वो रुख क्या है? ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। अब ये दूसरा रुख है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब ये बयान किया कि ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तो यहाँ पे अक़रबु लकुम नफ़आ कुरान मजीद किसको जो है ना सबसे करीब तरीन रखता है? वो बच्चे हैं, बच्चों को रखता है ना, और उसके बाद पेरेंट्स को लेके आता है। तो ये जो पहले बच्चों को रखा है, इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जाएं तो अबनाउकुम करीब हो गया और आबाउकुम जरा पीछे हट गया। ये दूसरा एस्पेक्ट है, इस बात हो गई। ये पॉइंट है जरा थोड़ा सा लतीफ है, सटल है, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। बात वाज़ेह हुई कि नहीं हुई? मैं फिर समझा दूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ला आखिरी है तो उससे ऐसे किया है। ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। अच्छा, ये अक़रबुल नफ़आ को पीछे जोड़े तो पहले बच्चे आते हैं, फिर माँ बाप आते हैं, जो कि असल में पहला भी सूल हुई था। आप ये कहना चाह रहे हैं पहले भी है, एक साइड राइट साइड है, एक साइड लेफ्ट साइड है, दोनों के दरमियान में आबाउकुम व अबनाउकुम रख दें। बच्चे पहले आ जाएंगे, उस राइट साइड से आते जाएंगे तो राइट साइड से आते जाएंगे तो बच्चे वालिदैन, और उसके बाद अबनाउकुम अबाउकुम व अबाउकुम उसके साथ राइट साइड पे। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तो यहाँ पे पहले बच्चे आते हैं फिर पेरेंट्स आते हैं, और बच्चे जो है ना क्योंकि अबनाउकुम राइट साइड पे है तो वो उसके साथ लिंक हो जाता है, और आबाउकुम थोड़ा पीछे हट के है तो वो ज़ाहिर पेरेंट्स के साथ है। तो ये भी एक खूबसूरत पहलू है। यानी स्टार्ट में औलाद मनफी जुमला, सॉरी मुस्बत जुमला और मनफी जुमला, उसके बाद आबाउकुम व अबनाउकुम, और इसके बाद मनफी जुमला और मुस्बत जुमला। अब ये सारे पहलू
कुरान मजीद ने एक्सप्लोर कर ली है। तो सर इसमें एक सवाल है, जी। कभी सोचता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे आबाओकुम अबनाओकुम क्यों कहा है, औलादुकुम क्यों नहीं कह दिया, जी जी। बेटों पे क्यों जोर दिया? अच्छा, वो इसलिए कि इसके साथ इसका मतलब बेटा बहन भाइयों को भी शामिल करना है। तो अबनाओकुम बेटे नहीं होते? वो जब अबना का लफ्ज आता है तो वो वाइडर वो तो अरबी के अंदर मुज़क्कर का ज्यादा जमा ज्यादा होता है। उसमें वसअत आ जाती है। जब औलाद कहा जाता है, उसमें मैंने शुरू में लेकिन कहा नस्ल- था ना, औलाद का मतलब यही होता है कि ये मियां बीवी के ताल्लुक से पैदाशुदा चीज है। औलाद वलद से है, वलदा पैदा होना, तख्लीक है। उसमें दोनों रहते हैं, उसमें दोनों नहीं, किसमें? वलद में? औलाद में दोनों नहीं आते? नहीं, औलाद में बच्चे अकेले नहीं आते? नहीं हो, औलाद में अपने ही बच्चे आते हैं, अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे तौर पर आते हैं। दोनों और आते अबना का जो है ना, उसमें सारे आ जाते हैं। अब इसमें ज़ाहिर है बहन भाई भी आ जाते हैं। सगे बहन भाई, उसमें नस्ल जैसे नस्ल चीज हैं। है, अच्छा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। यानी उसमें ये पुराने मजीद आपके लिए इज्तिहाद का जो दरवाजा खोलना चाहते हैं ना, जैसे इसके बाद आगे दादा हो या पर वो हो, तो वो जो आबाउकुम व अबनाउकुम डाल दिया है, ये दरअसल उस तरफ ले जाता है आपको। थोड़ा सा इसको, कुरान मजीद के अंदर इतनी खूबसूरती के साथ चीजें रखी हुई होती है ना, तो बंदा जो है ना वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करता है ज़बान व बयान के साथ, तो उसको इतनी गहराई मिल जाती है कि बड़ा उसमें मटेरियल होता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। मैं ज़ाहिर है कि वो कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहता, तो तार सामने उठाया तो ये सामने ये बात है, क्योंकि मेरे जेहन में थी पहले एक बात। तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा अच्छा, ये आप ही की बातों का अप्रिशिएट कर रहा हूँ जी जी, इसमें कोई नया नहीं कोई मेरी चीज़ तरफ से कोई नहीं, हर बंदा गौर व फिक्र करेगा तो इस नतीजे पे पहुंचेगा। इसमें मैं कोई यूनिक नहीं हूँ, आपको यूनिक नहीं है, सारे सारे ऐसे ही है, अल्लाह का कलाम है। जो भी गौर व फिक्र करेगा ये सारी चीजें उसको इसके अंदर मिल जाएंगी। अच्छा, अब आप देखें कि जन्नत रखी है लोगों के लिए जो कुरान की आयत है। जी, पहले बात की औलाद की, अब आगे बढ़ना है। पहले बात की औलाद की बात की, मुस्बत तरीके से बात की, औलाद का होना और नहीं होना, मनफी तरीके से बात की। उसके बाद आबाउकुम अबनाउकुम का जो है दरमियान में ले आया गया। उसके बाद मियां बीवी के साथ जो है ना जब औलाद को जोड़ा, तो पहले मनफी बात की और मुस्बत बात की। गोया कि ये सारे रिश्ते जो थे वो खत्म कर दिए, सारे रिश्ते खत्म कर दिए, पूरी तरतीब के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अच्छा, जो पॉइंट था ना कि पहले मुस्बत तरीके से बात की वालिदैन के साथ और मनफी तरीके से बात की, और जब बीवी और शोहर की बात आई तो पहले मनफी तरीके से बात की, फिर मुस्बत तरीके से बात की। तो वहां पे हाईलाइट करना था मुस्बत तरीके वाले को, हालांकि सॉरी मनफी तरीके वाले को हाईलाइट करना था पहले लाके, और मुस्बत तरीके वाले को, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी तो लाजमी हिस्सा होता है, उसको भी बयान करना था। तरतीब में उसको अलग रखा। अब इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन रह जाता है कि जब ये सारे रिश्तेदार ना हो तो अब क्या किया जाए। बात वादे हुई? नहीं, वो वाला पॉइंट तो मैं मिस कर गया, सॉरी। वो जो आबाओ को अपनाओ के बाद जो है वलद आया है जी जी हस्बैंड और वाइफ के साथ, जी जी, उसमें वो पहले उल्टा मैं फिर से हाँ, क्लारा में वो उसी की मैं फाउंडेशन उसी की लेकिन उसको आपने अभी लिंक नहीं किया, अभी अभी लिंक नहीं इसके किया। साथ थोड़ा सा हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। ये उसी का बैकग्राउंड बनाया है मैंने कलाला का। कलाला का बैकग्राउंड ये है कि देखें, पहले औलाद है, औलाद को जोर देते हुए वालिदैन के साथ जब लिंक किया तो मुस्बत तरीके से बात की थी, क्योंकि पीछे औलाद है, और फिर बाद में मनफी तरीके से बात की, औलाद नहीं है। अच्छा, अब जब मियां बीवी पे आए हैं तो पहले मनफी तरीके से बात की है, औलाद नहीं है, फिर मुस्बत तरीके से बात की है। तो इसका मतलब ये है कि औलाद ही दरमियान में एक चीज थी, और अगर ये औलाद सिरे से ही नहीं है और औलाद से मुतल्लिका माँ बाप भी नहीं है, औलाद से मुतल्लिका बहन भाई भी जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाता है, तो अब किसको जो है दिया जाएगा हिस्सा? तो इसका मतलब है कि मुस्बत फिर मनफी फिर सिफर। हाँ, सिफर। मतलब पंजाबी ज़बान में कहते हैं बोला किससे हो गए। अच्छा, अब जबकि जो है ना वो ये वो जो बात है जिसको आगे आया नंबर, मैं आपको ये जो कहा गया ना, वह इनकान रजुलुन युरसु कलालतन अव इम्रअतुन, नीचे तर्जुमे में देखें कि इन वारसों की अदम मौजूदगी में, इन वारसों की अदम मौजूदगी में, ये उस्ताद मोहतरम ने इसको ब्रैकेट में रखा है, इन वारसों की अदम मौजूदगी में। अभी जो मैंने पूरी सीक्वेंस समझाने की कोशिश की थी कि औलाद
को मुस्बत तरीके से बयान करना, मनफी तरीके से बयान करना, दरमियान में आबाउकुम व अबनाउकुम रखना, और उसके बाद मियाँ बीवी के हिस्सों के साथ फिर औलाद को पहले मनफी तरीके से बयान करना, फिर मुस्बत तरीके से बयान करना, और औलाद के ही इर्द गिर्द जो है ना हर सारे रिश्ते घूम रहे हैं। मियाँ बीवी भी औलाद के साथ उसके साथ हैं, उसके बाद माँ बाप भी बच्चों की वजह से हैं, या बहन भाई का हिस्सा मिलता है तो भी बच्चों की वजह से है, और उसके बाद या अगर ये सारे रिश्ते ही खत्म हो गए तो अब क्या किया जाएगा। तो ये इन वारसों की अदम मौजूदगी को बेसिकली ये इस तक पहुंचने के लिए ये सारा बैकग्राउंड मैंने बनाया था। ये चीज वादे हो गए। अच्छा, अब एक तरीका ये है आप लोगों की राय के साथ, अगर आप ये चाहते हैं कि अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली देख लिया जाए, मेरी अपनी प्रेफरेंस भी यही है कि अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली मिसालों के साथ देख लिया जाए। ये जो है ये कलाला की इसको बाद में देख लिया जाए, क्योंकि फिर अगर मैं इस सबको इकट्ठा करके करूंगा तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि चीजों को ब्रेक। हाँ, जो ऑनलाइन दोस्त है जी वो थोड़ा सा उनसे सवाल कर ले। जी, वो मैं उन्हीं के साथ उनको भी साथ ही बात कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है ना उसको देख लेते हैं। ये मेरे पास स्प्रेडशीट है एक्सेल की, तो इसको हम देख लेते हैं। चंद एक मिसालें हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि जो हमारी रिवायती फिक्र है वो भी सामने रहे। रिवायती फिक्र, क्योंकि असल मुवाजना जो है तब वो चीज़ सामने नजर आती है वाज़ी तौर पे जब रिवायती फिक्र भी साथ हम उसको लेके चलें। रिवायती फिक्र में आप लोगों को कुछ ज़्यादा जो है ना उलझाना नहीं चाहता, उसमें मेरे साथ साथ जो ना चलिएगा। अगर कहीं भी आप महसूस करते हैं कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे रोकें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरे तहम्मुल के साथ, पूरे जो है ना अपनी पूरी कोशिश के साथ आप लोगों को साथ लेके चलूं। ये सेशन जो मेरा होता है ये कोई लेक्चर नहीं होता कि मैं आऊं और लेक्चर दे के चला जाऊं, नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे साथ हैं दोस्त, वो जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ उसको ऑब्जर्व करते हुए साथ साथ जो है ना चलें। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ जो है ना आपको बस बयान कर दूं और उसके बाद कहूं कि बस ठीक है, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप भी उसको जो है ना समझें। ये हमारी कलेक्टिव जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग का एक सेशन है कि जिसमें चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान करूं, यानी इंतहाई मुख्तलिफ तरीके से। अगर हमारी जो रवायती फिक्र है हकीकतन आपको बताऊं कि अगर आप उसको समझने बैठेंगे और इसी तरीके से जिस तरह की ये हमारी महफिल है, तो इसके लिए कम से कम 20-25 जो है ना सेशन चाहिए। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इतने चाहिए, तो फिर कहीं जाके आप कंप्रीहेंसिवली इन चीज़ों को समझेंगे। मैं वैसे आप लोगों के सामने एक ओवरव्यू दे के रखता हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ज़ुबानी याद किया जाएगा। बस 2 यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आप उसको समझ जाएं और आगे जो है ना जो मिसालें होंगी उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूँ कि इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे मिसालों के अंदर मैंने इसके अंदर बिल्ट इन रख दिया है। हम बार बार ये टेबल देखेंगे, ये जो नंबर लिखे हैं देखेंगे, और उसके बाद उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा तो बात समझ जाएगी। हमारी जो रवायती फिक्र है वो जो वरासा होते हैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करती है। ऊपर लिखा है कैटेगरीज ऑफ एयर्स, जो 2 हिस्सों में तकसीम करती है। टेक्निकल नाम है और इंग्लिश में भी नाम दिए हुए हैं। अगर दोनों में से याद रख लें, मैं वैसे इंग्लिश वाले जो है ना उसको रिपीट करूंगा क्योंकि हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। असहाबुल फ्रूद ये नंबर 1 कैटेगरी में लिखा है, और उसके बाद उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है फिक्स्ड शेयरर्स। वो लोग जिनका हिस्सा कुरान के अंदर फिक्स्ड कर दिया गया है उसको ये असहाबुल फ्रूद कहते हैं अरबी जुबान के अंदर। हम उसको अब फिक्स्ड शेयरर्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद असबा का लफ्ज है और इसकी इंग्लिश ब्रैकेट में रखी है रेजिड्यूरीज के नाम से जो है ना, और इसको आप इंग्लिश वाले लफ्ज को ही हम आर का लफ्ज बोलेंगे, और उसके बाद असहाबुल फ्रूद के लिए हम इसको एब्रीविएट करके एफ का लफ्ज बोलेंगे। एफ और आर। आर आपको पता है यानी ये इंग्लिश का वर्ड है, और ये क्या चीज़ है मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब फिक्स शेयरर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान मजीद के अंदर जो है ना इनके हिस्से मुतय्यन कर दिए गए हैं। रेजिड्यूरीज क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि जब फिक्स शेयर के बाद जो कुछ भी बच जाएगा, और जो कुछ भी बच जाएगा उसको कौन लेगा,
इसको असबा का नाम देते हैं हमारे यहाँ। मैं आर और एफ बोलूंगा, इससे जो है ना आप लोग समझ जाएंगे। असहाबुल फरूद के अंदर जो है फिक्सचर्स के अंदर ये कौन कौन से लोग हैं? फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, डॉटर है, फुल सिस्टर है, मैटरनल ब्रदर है, मैटरनल सिस्टर है। फुल ब्रदर और फुल सिस्टर ये क्या चीज़ होती हैं? ये आपकी हकीकी भाई हैं। जब माँ भी सेम हो और वालिद भी सेम हो तो इसको हम हकीकी बहन भाई कहते हैं। यहाँ सिर्फ जो है हकीकी बहन का जिक्र हुआ है, हकीकी भाई का जो है ना यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। अगर असहाबुल फरूद के अंदर देखें तो ना ही बेटा है और ना ही, यानी बेटा भी नहीं है और भाई भी जो है ना यहाँ पे नहीं है, हकीकी भाई वो नहीं है। ये असहाबुल फरूद है। ये जो लिस्ट दी है इसको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ। और आगे चल के जाहिर है कि इसको हम देखेंगे आगे। और मैटरनल से मतलब माँ का मैटरनल से मतलब यह है कि सिर्फ माँ शरीक भाई है, माँ शरीक बहन है। नहीं, ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल सोच है। जब इनको वो कह रहे हैं ना कि फिक्स्ड है, हाँ तो फिर वो लाएंगे ना कहीं से, ये कुरान में जिक्र हुआ है जी, वो उनके मुताबिक कुरान में जिक्र हुआ है, कहाँ वो कुलाला की आयत में है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अच्छा, हम पहले मैटरनल पहले अच्छा ये पहले पढ़ रहे हैं उससे। नहीं, ये मैं ओवरऑल सामने पिक्चर रख रहा हूँ। अच्छा, मैं सवाल का जिक्र कुरान में तो आया ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं उनके शायद मुताबिक आ चुके हैं, अभी आया नहीं, अभी नहीं आया, मैं इसलिए अभी कंफ्यूज हो गया था। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आया अच्छा, असबा जैसा कि मैंने बताया कि ये फिर इसके 4 ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप के अंदर वो रखते हैं सन को और ग्रैंड सन को, और उसके बाद दूसरे ग्रुप के अंदर अगर आप नीचे देखें तो फादर और ग्रैंड फादर को रखते हैं। तीसरे ग्रुप उसमें वो रेड कलर में क्या है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद तीसरे ग्रुप में ये रियल ब्रदर्स और उनके बच्चों को शामिल करते हैं। ठीक है, यानी ये तीसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप अपने बच्चों का, दूसरा ग्रुप वालिदैन का, तीसरा ग्रुप बहन भाइयों का, चौथा ग्रुप जो है वो ताया और चचा जो है उनका है। अच्छा, अब ये कहते ये हैं कि जो असबा है, पहला ग्रुप जो है अगर इनमें से कोई मौजूद है तो दूसरे, तीसरे और चौथे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखें। पहला ग्रुप में अगर मौजूद है तो असबा में वो शामिल नहीं होगा, यानी रेजिगर्स में वो शामिल नहीं होगा। यानी अगर सन आ गया है तो फिर उसमें फादर को काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फर्ज किया कि सन नहीं है, अब वालिद जो है ना वो असबा में आ जाएगा। यानी सन नहीं है तो वालिद आ जाएगा। जब वालिद आ गया है तो तीसरा ग्रुप सामने नहीं आ सकता, चौथा भी सामने नहीं आ सकता। अगर जो है ना बेटा सन भी नहीं है, फादर भी नहीं है, तो अब आपके हकीकी बहन भाई जो है ना वो सामने आ जाएंगे। और जब हकीकी बहन भाई सामने आ जाएंगे तो फिर चौथा ग्रुप को कोई हिस्सा नहीं है। तो ये ग्रुप जो है वो असबा के लिए बना है। ये असबा के लिए। तो जो बेटा था वो, हाँ, वो फौज में नहीं था। हाँ, जुल्फरूज में नहीं था, जुल्फरूज में नहीं था, जुल्फरूज में वो नहीं था बेटा। मैं इसलिए कहता कि बेटा नहीं है, यानी बेटा है, नहीं बात था, बेटा है तो अगला ग्रुप, ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेटा है तो ग्रुप नंबर 2, 3 और 4 का कोई काम नहीं होगा। उसके बाद फर्ज किया बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो फिर फादर उसकी जगह ले लेगा। सॉरी, बच्चों की गैर मौजूदगी में बाप जो है वो अल्फूज में आता है। वो कुरान की किस आयत से लिया उन्होंने? मैं वो आगे मिसालें दूंगा, उसमें मिसालों से पता चलेगा। अभी उसकी मिसालों पे ना जाए, मिसालें क्योंकि आगे आएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने असूल निकाला कि ये फिक्स्ड शेयर्स हैं, जी, मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्होंने वो कुरान के पास ही आयत से निकाल दी है कि ये फिक्स्ड है। इसमें की बेटी आ गई, इसमें के 2 बेटियां आ गई, जी, बड़ा था हमने, और माँ का जिक्र आया, बाप का जिक्र तो वहाँ आया ही नहीं है। मेरा ख्याल है इसके मिसालों के साथ जो है ना वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर मैं अभी करना बैठ गया तो जाहिर है कि वो चीज क्लियर नहीं होगी। मिसालों के साथ अभी हाई लेवल पे, हाँ, अभी हाई लेवल पे देख लें। बाप का नाम लेकिन कहा गया नहीं। हाँ, अब ठीक है। बाप के जब 1/6 है तब जिक्र आया। जी, यानी इसमें ये याद रखें कि जब वो कहते हैं कि पहला ग्रुप मौजूद है तो दूसरे को नहीं मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, चौथे को नहीं मिलेगा। ये इसमें भी फर्क रखते हैं। पहले ग्रुप अगर है तो दूसरा, तीसरा और चौथा गायब हो जाएगा, उसको यानी असबा में से नहीं समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे ग्रुप में जो बाप आया है, जी, तो ये असबा में आया है, क्यों आया है? ये तो असहाबुल फुरूज में मौजूद था। ये मैं कह रहा हूँ मिसालों के साथ जब समझेंगे तो उस वक्त इसलिए आया है क्योंकि बच्चे मौजूद हैं। नहीं, मैं लियाज भाई, मैं फिर बार बात कर रहा हूँ कि जब मैं मिसाल दूंगा तो फिर बात ये समझाऊंगा। नहीं, हमारा सवाल असल में ये पहला सवाल मेरा खान साहब ने जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो गया, वो असूल के ऊपर था।
सही। कि असूल था कि फिक्स शेयर जो है उसमें वो लोग आएंगे जिनको कुरान पाक में फिक्स शेयर दे दिए गए हैं, सही। उसके अंदर बच्ची को दिए गए हैं, बीवी शोहर को दिए गए हैं, और माँ का और बाप को दिया गया है जब बच्चे हैं तो। अच्छा, जब बच्चे नहीं है ना खान साहब, तो बाप का जिक्र नहीं आया, इसलिए यहाँ पे आ गया दोबारा बाप। ये फिर वही बात है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करें, थोड़ी देर पॉज करें। इसलिए दोबारा आया हाँ। मेरा ख्याल है जी मैं समझ, अब अगर इसको थोड़ी देर के लिए अपनी समझ के लिए थोड़ी देर पॉज कर लें। जब हम मिसाल में आऊंगा तो फिर मैं जो है ना इसको हाईलाइट करूंगा, फिर समझ जाएंगे आप फौरी तौर पे कर लेंगे। क्योंकि मिसाल जैसी चीज होती है वो उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा ग्रुप है, मिसालों से वाज़ेह करें जी दूसरा ग्रुप है अलियास भाई, तो फिर उसके बाद तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं, असबा नहीं मिलेगा, और चौथे ग्रुप को असबा नहीं मिलेगा। तीसरा ग्रुप है तो पहले दो फिर नहीं है, तो तीसरा है, तो इसका मतलब ये है कि चौथे को फिर असबा कंसीडर नहीं होगा। अगर चौथा है तो इसका मतलब ये है कि पहले तीन नहीं है, तो फिर ही हम चौथे पे आए हैं। ठीक है, अच्छा ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये क्यों ऐसे उन्होंने लिखा हुआ। जी क्योंकि जब बाप, बिल्कुल ठीक है, अच्छा, जब उन्होंने कहा ना कि बच्चे नहीं है तो माँ का 1/3 है, जी जी बाप को वहां पे बाप ने जिक्र किया जी। इन्होंने यहाँ। अच्छा, अब ये जो नीचे रेड में है ना, इसको आगे भी एक्सप्लेन नहीं करता, मैं मिसालों पे जाता हूँ तो फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अभी ये हाई लेवल की चीजें हैं, इस पे अभी थोड़ा सा इसको, क्योंकि हम अकली लोग हैं तो फौरी तौर पे नतीजा निकालते हैं, अभी कोई नतीजा निकाल लें, अभी जो कैटेगराइजेशन की है बस इसी पे फोकस करें। अब मिसालों पे आते हैं, तो मिसाल में आपके सामने सबसे पहली मिसाल जो है बड़ी सादा सी रखी है। मैंने लेफ्ट साइड पे ट्रेडिशनल अप्रोच लिखा है और राइट साइड पे जावेद अहमद गामदीज अप्रोच लिखा है। पहले जो है ना हम बात को जो समझे हैं उसकी तरफ आए। इसमें केस नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें माँ और बाप हैं बस दोनों। आप कौन सा वाला शेयर कर रहे हैं? एक्सेल की फाइल शेयर की, वो ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहे हैं, जो हम गांधी की अप्रोच कह रहे हैं, कौन सी पहले देखने लगे? हाँ, तो मैं पहले लेफ्ट, या इंग्लिश का तरीका होता है लेफ्ट टू राइट, वही उसी तरीके से चलूंगा। हाँ आप प्लान पढ़ के राइट से शुरू करेंगे। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो पहली एग्जांपल है उसमें वरासा जो है सिर्फ माँ और बाप हैं। नीचे टाइप लिखा है, टाइप में मैंने कहा था कि असहाबुल फरूज के लिए फिक्स शेयर के लिए एफ है, और आर जो है रेजिडुअरीज के लिए ये है, ये असबा के लिए है। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि माँ जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, और बाप जो है ना वो फिक्स नहीं है। अच्छा, फिक्स नहीं है। अब बात ये है कि बाप भी तो फिक्स में है, बाप भी 6 में है। अब देखना ये जाएगा कि वो कह ये रहे हैं कि क्योंकि कुरान ने इसको खोला नहीं, हम उसको हज़फ मार रहे हैं, और वो कहते हैं खोला नहीं। जब खोला नहीं तो इसका मतलब यह है कि बाकी बाप सब कुछ ले जाएगा। क्योंकि जो रेड में है वो चीज है जो हमने खुद से निकाली जी, खुद से निकाली, वो जो कुरान में वाज़ेह तौर पे। जी मैं ऐसे ही अगर इस तरह जी ऐसे ही। अच्छा, ये उसके बाद शेर है, ये शेर कुरान में जिसमें बयान हो गया है 1/3, तो वो कहते ये हैं कि बाकी शेर कुरान में बयान नहीं हुआ, तो ये क्योंकि वो असबा है, असबा जो है ना वो 2/3 खुद ले जाएगा, और अमाउंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए $12 हैं, और 4 जो है ना वो हमें 1/3 4 माँ को मिल गया, और 8 जो है ना बाप को मिल गए। अब आ जाते हैं राइट साइड पे गांधी साहब का जो नुक्ता नजर है, क्योंकि वो हज़फ खोल रहे हैं, तो हज़फ खोल रहे हैं, तो 1/3 अंडरस्टूड था, और उसके बाद 2/3 बाप का अंडरस्टूड था। इसमें रिक्वेस्ट है कि गांधी साहब ने भी तो कंक्लूड किया ना, उसको रद्द करें आप। नहीं, असल में उसका वो जो गांधी साहब को उसूल ज़बान बयान था, वो फिर बाकी मसाइल भी हल करता है। वो सारे मसाइल ज़बान बयान से जो है ना वो हल नहीं करता आगे। अब आप देखें, इन दोनों की आउटकम में कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। रिजल्ट में दोनों मिल जाएंगे भाई, गांधी साहब और ट्रेडिशनल मिल जाएंगे। मैंने प्रॉब्लम साहब भी तो कंक्लूड कर नहीं, वो कह रहे हैं बाकी बच गया वो बाप को मिल गया। गांधी साहब कह रहे हैं नहीं, ये रेशियो है, ये रेशियो के साथ रेशियो कंसेप्ट है, लेकिन दोनों मसालों में नतीजा सेम है, कोई फर्क नहीं। उसका कांसेप्ट ये है कि वो कहते हैं कि जो बच गया उसमें से 1/3 का जी फर्क होगा, ज़कारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन की बुनियाद पे शायद उन्होंने। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी मिसाल में। दूसरी मिसाल में है हमारे पास मरने वाले के वालिद हैं, माँ है और 2 बेटे हैं। वालिद, माँ और 2 बेटे, ये चीज वाज़ेह हो गई। अच्छा, ये वाज़ेह हो गई, तो अब उसके बाद नीचे टाइप लिखा है, टाइप में
ये फिक्स शेयरर है, माँ और बाप, माँ और बाप फिक्स शेयरर हैं। जब औलाद होती है, ये बात रखें, हमारी ट्रेडिशनल सोच ये कहती है कि जब औलाद होती है तो औलाद में बेटा जो है ना असबा बन जाता है, आर बन जाता है, रेजिड्यूरी बन जाता है। औलाद ना हो तो फिर वालिद जो है ना वो रेजिड्यूरी बनता है, जिस तरह की ऊपर वाली मिसाल है। अब दोनों में फर्क समझाएंगे आप। यानी जो बात सवाल उठा रहे थे ना आपके वालिद क्यों जो है ना असबा में चला जाता है, उसको मिसाल के जरिए से जब मैंने समझाया है तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए। औलाद है तो फिर असबा कौन होगा? बेटा होगा। औलाद नहीं है तो असबा कौन होगा? बाप होगा। बेटे की जगह मौजूदगी में बाप बेटे की जगह पर चला जाता है। अच्छा, ये जो असूल है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। फर्स्ट ग्रुप में बेटा है तो फिर वालिद असबा नहीं बन सकता, यही असूल है। अब जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको देखें। ठीक है, अब बात समझ गए ना? यानी अगर वालिद अकेला है तो वालिद ही असबा होगा। अगर वालिद की जगह पे बेटा आ गया है तो अब वालिद असबा नहीं होगा, वो ग्रुप नंबर 2 में आ गया है वालिद, ऊपर वाले में चला जाएगा और बेटा पहले वाले में आ गया। बात वाज़ेह हो गई? यानी मिसाल से चीज वाज़ेह हो गई, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ी देर पॉज कर लें तो वो चीज ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब आप देखें कि माँ का हिस्सा 1/6 है, बाप का हिस्सा। मेरे ऑनलाइन दोस्त भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो बिला तकल्लुफ जो है ना उसको डिस्कस करें। मैं आप लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूँ, मैं टेस्ट नहीं लूंगा, मैं आपको डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप वैसे ही पास है, 100% पास है मेरी तरफ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको पार्टिसिपेट करें और समझें उस चीज को। अच्छा, जब इस तरीके से मल्टीपल शेयर आ जाते हैं ना, जैसे माँ और बाप का आ गया है, तो वो नीचे मैंने शेयर तो लिख दिया है, जो फिक्स शेयर है 1/6 1/6। उसके बाद वो एलसीएम निकालते हैं, यानी एक से ज्यादा फिक्स शेयर जो ही आते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कहते हैं कि अब हमने इनको जमा करना है, लाजमी तौर पर जमा करना है। जमा करना है ताकि जो है ना उसकी बुनियाद पे जो रेजिड्यूरी है, जो असबा है, उसका हिस्सा निकाला जाए। वो 1/6 और 1/6 एलसीएम की लगान निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैंने आप लोगों के समझाने के लिए, क्योंकि दोनों 1/6 हैं, 1/6 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/6 जो है ना आ जाता है सम, और उसके बाद जो रेजिड्यूरी है 4/6 उसको दे देंगे, और अमाउंट हमारे पास $12 हैं। जब हम एलसीएम यहाँ लिखते हैं तो हम नीचे वाले हिस्से को बराबर करते हैं। ये ऐसे ही, वो आगे चल के मजीद खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने मिसाल को सिंपल रखा है ताकि चीज वाज़ेह रहे। अमाउंट हमारे पास $12 हैं, 2 और 2, माँ को भी 2, वालिद को भी 2। का मसला है तो कोई अगर पूछ लें। हाँ, मैथ का मसला तो लियास भाई कहते हैं मैं ज्यादा सिक्स सेशन। तो आपने खुद किया है तो आपको ये मालूम है, तो वो फिर कोई जी मैं अगर मुझे पूछें जरूर, इसमें कोई जो है ना, कोई अगर आप कहेंगे कि ऐसे ही कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ना समझिएगा, नहीं जरूर पूछें। कोई भी क्वेश्चन जो है ना ऐसे नहीं होता। उसको जब हम इसको 12 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका मिलता है रिजल्ट, और उसके बाद बाप को भी 2 ही मिलता है। सम जो है ना दोनों को करेंगे 2 और 2 को 4 हो जाता है, तो बाकी 8 बनते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बेटे थे तो दोनों का पर हेड जो है वो $4 बन गया। और गांधी साहब की तरफ इधर आते हैं तो वहां पे इसको बयान कर रहे हैं, माँ को 1/6, बाप को 1/6, और बैलेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस निकाल के उन्होंने बच्चों पे आना है। यहाँ पे वो जमा नहीं कर रहे, साहब ने उसको हल किया कि भाई वो असल में बैलेंस की बात हो रही है, बैलेंस की बात हो रही है, जो कि हम एग्री किया पहले। जी पहले एग्री किया है। तो इसमें भी आप देखें तो कोई फर्क नहीं आया, मिसाल नंबर रिजल्ट में दोनों बराबर हैं। ट्रेडिशनल सोच भी और गांधी साहब की सोच भी दोनों बराबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं आगे नंबर 3 पे। बाप है, माँ है और एक बेटी है। नहीं मसले फिर आप चलते बेटी के साथ भाई होगा तो फिर मसला। अभी बेस सेम है, अभी बेस सेम। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले, अगर आप देख लें कि इनमें फिक्स शेयर किसके हैं और असबा कौन है, रेजिड्यूरी कौन है। बाप है, बाप है, माँ है और एक बेटी है, क्योंकि यहाँ बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो रेजिड्यूरी कौन बनेगा, असबा कौन बन जाएगा, बाप बन जाएगा। बेटा होगा तो बाप असबा नहीं बन सकता। ये चीज वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्लियर हो गई तो अब आप देखें कि इन्होंने फिर जमा करना है। जमा करेंगे तो माँ का हिस्सा 1/6, बाप का हिस्सा 1/6 और डॉटर का हिस्सा 1/2। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। 1/6 1/6 और 3/6 जो है ना एलसीएम निकाला इनका, ये
अगर आप देखें तो 1/6 चेंज नहीं हुआ, 1/6 चेंज नहीं हुआ, लेकिन 3/6 चेंज हो गया है, क्योंकि हमने बेस को बराबर करना है। बेस को बराबर करना है, किस तरह बराबर किया? हमने 3 से जो है ना मल्टीप्लाई किया और वो बेस उसके साथ बराबर हो गई। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो अब उसके बाद आगे अमाउंट 12 को हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले को 2 मिले, उसके बाद बाप को भी 2 मिले, बेटी को 6 मिले, और उसके बाद बाप को असाबा था उसको इन्होंने जमा करने की असूल में नहीं रखा। असाबा को कभी भी ऐड नहीं करते, ये भी याद रखें। ऐड हमेशा जो है ना फिक्स शेयरर्स को करते हैं, जिनको वो फिक्स शेयरर कहते हैं उन्हीं को ऐड करते हैं, और उनको मैंने ब्लू रखा है। बात वाज़ेह हो गई। यानी जो रेजिडुअरी है या असाबा है उसको कभी भी जो है ना वो ऐड नहीं करते, उसको अलग ट्रीट करते हैं। जो बच जाता है वो उसको दे देते हैं, कतई नजर इसकी चीज के कि वो कुरान में उस तरीके से बयान हुआ या नहीं हुआ। वो कहते हैं हर बची हुई चीज जो है ना असाबा के पास चली जाएगी। सर तो इस सूरत में बाप को 4 रुपए मिलेंगे? जी सर इस सूरत में बाप को 4 रुपए मिलेंगे? जी हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात हो गई। अब क्योंकि बाप यहाँ पे टू रोल्स में आ रहा है, एक असाबा में आ रहा है और एक जुल्फ्रूज में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। यानी अब 2 रोल जो है ना प्ले कर रहा है फादर। अब आपको 4 मिल गए, ठीक कहा है आपने। ये मैंने जानबूझ के रखी है ये एग्जांपल, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। यानी कि उन्होंने असल में हिस्से सारे बांट दिए। गांधी साहब के कोई आएगा देखो यार जो बच गया क्या करूं उसका मैं। हाँ, मसला आएगा इस बंदे को जी जो गांधी साहब का पड़ेगा जी जी, कि जो बच गया क्या हाँ, करें। हाँ क्या करें। जो ट्रेडिशनल लगेगा देखो बांट दिए सारे, बांट दिए बड़ा अच्छा आंसर। वो फ्रेमवर्क है ना। वापस उसमें चले जाए, किस में चले जाऊं? वो जो 2 हैं। अच्छा, उसमें क्वेश्चन क्या है आपका? ये है कि ये 2 फादर क्यों आए हुए हैं, वहाँ थोड़ा सा कंफर्म करें। अच्छा, ये देखें, अगर आप ये फरूज में देखें, ऊपर असहाबुल फरूज में फिक्स शेयर में उसमें फादर भी लिखा हुआ है टॉप पे, और नीचे आ जाएं असबा में आ जाएं तो ग्रुप नंबर 1 में तो बचा कोई नहीं है, बेटा कोई नहीं है। अब ग्रुप नंबर 2 में जाएंगे तो फादर फिर खड़ा है, तो फादर दोनों रोल। बेटा नहीं है। हाँ, तो जब भी बेटा नहीं होगा तो बाप खड़ा हो जाएगा वहां पे असबा में। अच्छा, तो रेजिडुअल उसके पास आएगा, तो वो लामहाला फिर उसके पास वो आखिरी वाला हिस्सा दोबारा आना ही है। जी जी, तो उसके पास 2 हिस्से आ जाएंगे। 2 हिस्से आ जाएंगे। और कैसे किया होगा कि बाप आएगा मां नहीं आएगी? नहीं तो बेटा नहीं होगा, वो एक इरादा बहस है, वो बाद में मैं उसको करूंगा। उन्होंने पता नहीं कैसे सोचा। नहीं मैं ये सवाल बेटा नहीं आएगा तो तो अब बड़ा अच्छा सवाल है। जी जी, ये मैं इसको बाद में ये याद रहेगा जी, मुझे याद रहेगा। मुझे वैसे भी मैंने वो वैसे भी जिक्र करना है, बहुत हाई चांस है वो उसको उस टॉपिक को वैसे भी मैंने जेरे पास लेके आना है, तो वो बाद में। अच्छा चलिए, ट्राई टू रिमेंबर। ये सवाल बड़ा अच्छा है। जी जी, ये चीज ये देखें कि केस नंबर 3 हल हो गया। अब आते हैं गांधी साहब की तरफ। गांधी साहब ये कहते हैं कि माँ को 1/6 मिला, बाप को 1/6 मिला। ये गांधी साहब जो है टेक्स्ट के साथ साथ चलते हैं, ये कोई जमा प्लस माइनस एलसीएम वगैरह कोई जरूरत नहीं करने की, टेक्स्ट के साथ साथ जाते हैं। अब आप ये कहते हैं क्योंकि माँ और बाप को जब कर लिया तो 2 और 2 हो गए। अब अमाउंट बैलेंस कितनी रह गई? 8 को अब हमने बच्चों में तकसीम करना है। आगे बेटी खड़ी है, बेटी जो है वो एक ही बेटी खड़ी है तो उसको 4 मिल जाएगा, 4 जो है ना बचा रहेगा। ये 4 कैसे हैंडल करना है ये कलाला की आज जो आगे आ रही है उसमें करेंगे। इसको फिर जो है ना पॉज कर दें, मैं वापस आऊंगा, डोंट वरी, मैं वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ ये इस तरीके से इसको हल करते हैं। हाँ, 4 टू बी रिजॉल्व, डेफिनेटली सही बात है। आगे आए नंबर 4 एग्जाम्पल में आए तो इसमें एक बाप है, एक माँ है, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। मैं थोड़ा सा ग्रेजुअली कम्प्लेक्स बनाता जा रहा हूँ जानबूझकर, ताकि चीजें जो है ना वो समझ जाएं। अब आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे असबा कौन है। असबा यहाँ पे मैंने रखा है बेटी और बेटे दोनों को, बेटी और बेटे दोनों को असबा में रखा है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था कि या तो बेटा असबा होगा या जो है बाप असबा होगा, यही पढ़ा है ना। अब बेटी भी साथ असबा बन गई, तो ये कैसे बन गई? अब हम दोबारा उसी चार्ट की तरफ जाते हैं जहां पे ये रेड कलर में था। रेड कलर में अगर आप पढ़ें, एंड डॉटर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स इफ दे कोएग्जिस्ट विद देयर रिस्पेक्टिव मेल सिबलिंग्स। अच्छा, ग्रुप 1 अप्लाई हो गया। हाँ इसके लिख देना फिर आगे आप कौन सा ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं आप। हाँ, और शादी हो जाएगी। आपने ग्रुप 1 अप्लाई किया इसके ग्रुप 1 अप्लाई किया। अच्छा सही, अभी आप कह रहे हैं एग्जांपल में ग्रुप 1 है, एग्जांपल में लिखते हैं साथ कि मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 अप्लाई किया।
चलें तो बंदा जो पढ़ने वाला होगा, अच्छा यार कैसे निकाले, ग्रुप 1 से निकाले। लगता है मुझे किताब लिखनी पड़ेगी। आपसे हमारे बहुत ज्यादा बीते हैं। अच्छा, अगर जो है ना साथ बेटा है, बेटा असबा में है, बेटा तो लाजमी तौर पे असबा में चला जाएगा, लेकिन बेटे के साथ अगर बेटी भी आ जाती है और वो कोएग्जिस्ट कर रही है तो वो लाजमी तौर पे वो भी असबा का हिस्सा हो तो जाएगा। वो फिर असहाबुल फुरूज से निकल कर यहाँ आ नहीं, वो जाएंगे। दोनों हिस्से ले लेंगे। नहीं सॉरी वो असहाबुल फुरूज से निकल ऐसे के ऐसे क्योंकि फादर तो दोनों जगह मौजूद जी था। फादर, लेकिन ये नहीं, ये दोनों जगह पे मौजूद नहीं होंगे। ये दोनों जगह मौजूद नहीं, दोनों जगह नहीं होंगे। इसके भी क्या रीजन होगा? जी उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। इसकी जो रीजन फ्रेमवर्क वो फ्रूट में तब है जब वो अकेली है या दो है, लेकिन जब बेटी मिक्स अरे बेटे के साथ आई है वो औलाद में आ जाती है फिर। हाँ, लेकिन उसका फिक्स हिस्सा पड़ बाप निकला है। कुरान शरीफ वो लिज ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, उसके तहत उसको देख रहे हैं। वो असबा में आता है। हाँ। लिज ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज असबा। जो वो उसको असबा कह रहे हैं। वो रेशो है बेसिकली, जी फिक्स तो है नहीं। अच्छा, ये इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क ऐसा ही है कि जो ही उनके सामने केस आता है फ्रेमवर्क से चीजें उठा के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो आपको लॉजिक नहीं देते। नहीं ठीक है, हमें तो समझना है ना जी मैं लॉजिक तो उसके पीछे होगी। जी जी ये तो आज के उलमा का सवाल ठीक है, मदरसे में जब शागिर्द जाएगा जी जी वो तो मेरी तरह इंजीनियरिंग कर लेगा कि चीजें जो किसी ने बनाई है उसको बस याद कर लेगा, जी लेकिन जिन लोगों ने बनाया है जी जी उन्होंने यही है, लिज ज़कर मिस्लु उसे वही है उसको फिक्स नहीं मानते। वो फिक्स्ड, उसको फिक्स नहीं, नहीं फिक्स होना। वो फिक्स है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये हम वहां पर क्या दलील देते हैं फादर के हिस्से में? फादर में कहते हैं कि आपको बचा नहीं है तो वो ले जाएगा। वो अगर आपने उस दलील को देखना है, चल मैं आपको मेरा ख्याल है वो चीज जी मैं आपको सॉरी मैं पहले उसको देख लेता हूँ। बार बार ये सवाल उठ रहा है तो मैं नहीं चाहता कि इसको फिर पॉज करूं। मैं चाहता हूँ चलो इसको निपटा ही दूं। ये जो लफ्ज है ना हदीस में आ गया है कि अल हिकुल फराइज़ा बि अहलिहा, जो चीज बच जाती है वो किसी मर्द को दे दो। अच्छा, हदीस से लेके वो फिर हदीस से ले आते हैं, उठाते हैं कि ये जो हमने ये मुत्तफ़िक़ अलैह, यानी ये बुखारी में भी आ गई है और इसको गांधी साहब भी ले रहे हैं। ऐसा कि नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे, इसको ले रहे हैं, लेकिन दोनों को लेने का अंदाज मुख्तलिफ है। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ वो इस हदीस को नहीं ला रहे क्योंकि वो तो जुबान बयान से मसले को ऑलरेडी हल, हाँ हम उसको जुबान बयान से जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं हमें भी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें फिर किस जगह जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा। गांधी साहब को आप पॉज कर दें क्योंकि हर चीज जो है ना अगर एक्सप्लेन कर दें तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है। यानी अभी जो आपको ट्रेडिशनल सोच के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था कि ये कहाँ से उठा के ले आते हैं, वो इस हदीस से उठाते हैं। तो इसका मतलब अब अगर मैं थोड़ा सा समझा हूँ तो वो ये है कि असल में तो बच्चे जो है वो असबा ही है। जी जी मिक्स अगर हो तो, मिक्स हो तो बेटियां के लिए फिर नहीं, बेटियां के लिए तो फिर असबा नहीं है क्योंकि वो बेटियों का अलग से हिस्सा बयान हो गया है, तो वो फिर असहाबुल फुरूज में चली जाती है। सही। बाप भी असहाबुल फुरूज में होता है, लेकिन चूंकि हदीस आ गई है तो उसमें फिर वो असबा में भी आ जाता है। असबा में भी आ जाता है, ऐसे ही। जब बेटा ना हो तो, बेटा ना हो तो ये भी लाजमी, यानी बेटा ना हो तो फिर जो है ना असबा तो हदीस अप्लाई नहीं हो रही है। तो यानी वो जो हदीस कहती है वो बाप के लिए थोड़ा ही कह रही है, तो वो जेनेरिक है। तो अब बाकी रह के माँ बाप, उसमें से उन्होंने बाप को चुना क्योंकि हदीस आ गई। असल में उनके पास फिर असबा में कोई रहता नहीं है। जी जी माँ बाप दोनों सामने आते हैं। नहीं, लेकिन उसकी बेटी है और माँ बाप है, तो माँ बाप भी असहाबुल फुरूज है, बेटी भी असहाबुल फुरूज है, तो सबको असहाबुल फुरूज वाला हिस्सा मिल गया, बाकी बच गया। बाकी बचने के लिए उनके पास अब असबा में कोई रह नहीं गया, उन्होंने फादर को रख दिया। नहीं फादर को नहीं रख दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो करीब तरीन जो असबा मर्द है उसको देना है। करीब तरीन मर्द कौन सा होता है? वो लॉजिकली वही है, पहले औलाद है। इसकी वजह से आपकी बात सही है, उन्होंने बाप को क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने हदीस को फॉलो कर लिया। हदीस को फॉलो करना है ना। अच्छा, कि अब क्या करें? अगर औलाद नहीं है तो असबा कौन होगा? औलाद नहीं है तो असबा बाप होगा। बाप भी नहीं है तो असबा कौन होगा? बहन भाई होगा। नहीं, औलाद नहीं है तो बाप, औलाद नहीं है तो बाप है, बाप नहीं है तो जो है ना बहन है, सॉरी भाई है। जब बाप असबा में है, जी औलाद नहीं है, बाप असबा में है, तो उन्होंने असहाबुल फुरूज के अंदर फिर उसको क्यों रखा? देखो दोनों चीजों को मिक्स ना करें ना। नहीं, क्योंकि वहां पे थर्ड पार्ट में आया है कि 1/6 तो मजबूरी है कि उसको
वो फिक्स में भी मौजूद है और हदीस से वो असाबुल उसमें भी ला रहे हैं। उसमें तब है जब असबा बच्चे में है केस वही है, बच्चे नहीं है तो उस केस में सिर्फ बेटी है। जी जी केस तो वही फिर वो बच्चे नहीं है तो फिर बेटी वो है सर। सिर्फ बेटी है। हाँ तो फिर कुरान पाक में फिक्स हिस्सा नहीं आया, बाप का नहीं आया ना। ये एक बड़ा छह आ गया। एक बड़ी माँ आ गया। नहीं वो तो है जब बच्चे हैं तो नहीं तो बेटी है ना, बेटी है ना, बेटी है ना, तो एक बेटी बड़ा है छह ना, तो आ माँ गया, एक बड़ा तो छह, बाप एक बड़ा असाबुल छह। फुरूज में तो आ गया, ये तो कंफर्म हो गया। देखो ये जब बेटा और बेटी नहीं है, औलाद नहीं है, तो बाप जो है वो चला जाएगा असाबा में। हाँ। असाबा में चला जाएगा और हो सकता है कि वो जिल फरूज में भी हो, फिक्स शेयर में भी हो, जिस तरह ऊपर एग्जांपल में हमने देखा है। तो फिर वो जो है ना उसका फिक्स शेयर भी दिया जाएगा और जो बच जाएगा वो बाप को दे दिया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ये वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब आगे जो है ना केस नंबर 4 में अब हमारे पास रेजिडुअरीज जो हैं वो बेटी है और बेटा है, और उस सूरत में अब क्या करते हैं, ये वही जमा वाला काम करते हैं। शेयर्स जो है 1/6 1/6 एलसीएम जो है ना 2/6 इसका सम हो जाता है। जब इसको अप्लाई करते हैं $12 से तो $2 माँ को मिलते हैं, बाप को 2 मिलते हैं और सम 4 है, बाकी 8 बच जाते हैं। बेटियों को पर हेड 2 मिलता है और सन को 1 ही है तो उसको 4 मिल गए। जब हम इधर आते हैं गांधी साहब की तरफ तो यहाँ पे भी रिजल्ट जो है वो सेम ही होता है। अगर आप देखें तो 1/6 2 1/6 2 और बैलेंस 8 बचा है, और उसके बाद बेटी को पर हेड जो है ना वो 2 मिल गया और बेटे को 4 मिल गया। कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों अप्रोचेस में। अब आ जाते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं वजह बताऊंगा वो क्यों है। अब हमारे पास सिर्फ जो है ना वो बाप है, माँ है, 2 भाई हैं और 1 बहन है। इसमें क्या करती है ट्रेडिशनल अप्रोच, वो करती है फिक्स शेयर, क्योंकि माँ है उसको 1/6 है। उसके बाद जो बाकी है, जो बहन भाइयों का हिस्सा है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाप है, बाप को ही सब कुछ दे दिया जाएगा। तब देखो बाप को, दादा क्यों? उसके बच्चे नहीं है ना, बहन भाई हैं, बच्चे नहीं है उसके। मरने वाले का सिर्फ बाप है, माँ है और और बहन 2 भाई। भाई हैं और 1 बहन है। उसकी अपनी औलाद नहीं है। उसकी शादी नहीं है। अच्छा औलाद नहीं है। नहीं शादी सॉरी शादी नहीं हुई या औलाद हुई? नहीं है। अच्छा बीवी नहीं है ना, अभी भी नहीं है। शादी बीवी नहीं नहीं है। पॉसिबल, दोनों इम्कान आते हैं, क्या है नहीं दोनों। हाँ, ठीक। ठीक है, बीवी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माँ बाप हैं और बहन भाई हैं। और बहन भाई। अच्छा, तो बहन इस भाई लिस्ट तो में नहीं हमारी है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि बाप को जो है वो 1/6 दिए, सॉरी माँ को 1/6 देंगे और उसके बाद ये बाप को सारा का सारा दे देंगे। अच्छा, और बहन भाइयों को कायम मकाम नहीं लेके आ रहे वो औलाद के। उसके नहीं लेके आ रहे। ठीक है, ठीक तो यहाँ पर अच्छा, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से नहीं लेके आते। जब ये कहते हैं कि वरिसाहु अबवाहु फली उम्मिही सुलुस फ़इन कान लहू इख्वतन फली उम्मिही सुलुस। वो कहते ये हैं कि माँ को 1/6 मिल गया, बाप का हिस्सा यहाँ बयान नहीं हुआ, और साथ बहन भाई आ गए हैं तो बहन भाई का भी हिस्सा बयान नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना बहन भाई का हिस्सा नहीं देंगे और माँ को 1/6 देंगे, बाकी सारा बाप को दे देंगे। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा लॉजिक भी ये देते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि बहन भाई छोटे हैं और हम उसको नहीं देंगे। ये असम्पशन है, यानी यहाँ से निकाली हुई बात नहीं है। गांधी साहब ये दोबारा बताएं। देखें, जब ये कहते हैं कि इख्वतुन फ़इन कान लहू इख्वतन फली उम्मिही सुदस, अगर बहन भाई हैं तो माँ के लिए 1/6 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 1/6 है तो वो ये कहते हैं कि बाकी 5/6 जो है ना कहाँ जाएगा, वो कहते हैं बाप को दे दिया जाएगा। और बाप जो है ना वो क्योंकि जिम्मेदार होता है अगर नहीं, हदीस कोई नहीं आती, हदीस नहीं है यहाँ, उनका अपना अक्ल है। बाप में तो आया ना बाप का, माँ का कहते हैं जिक्र आया था, बाप का नहीं आया था। हाँ, तो बाप का जिक्र नहीं आया और माँ का जिक्र आ गया है और पीछे बहन भाइयों का जिक्र आ गया है। तो क्योंकि इनके हिस्सा नहीं बयान हुआ, ना बहन भाइयों का हिस्सा बयान हुआ है, ना बाप का हिस्सा बयान हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बाप यहाँ पे असबा बन के आ गया है। माँ का हिस्सा देंगे, बाकी हम किसी का हिस्सा नहीं देंगे। तो माँ के साथ चूंकि जिक्र है बहन भाइयों का कुरान पाक में, जी तो जब माँ है और बहन भाई है और बाप नहीं है जी तो फिर तो देंगे बहन भाइयों को वो, जी, फिर तो देंगे। क्योंकि अब कुरान पाक में आ गया कि माँ और बहन भाई हो तो ऐसे बांट दो। जी तो बाप अगर ना हो तो वो बांटेंगे, जी बांटेंगे। अगर बाप है तो फिर लेकिन कुरान पाक में तो वो नहीं फिर वो आया इस आया के तहत नहीं बांटेंगे, फिर हाँ। इसको वो जो है ना आया नंबर 176 के तहत जाके उसको जो आखिर में बांटेंगे, आती है। जो आखिर में आती है। हाँ।
ठीक है। यहाँ पे गांधी साहब ये कहते हैं कि क्योंकि गांधी साहब जो है ना वो टेक्स्ट को फॉलो कर रहे होते हैं और टेक्स्ट के अंदर जो हज़फ होता है वो साथ साथ निकाल रहे होते हैं, तो ये कहते हैं कि देखो माँ बाप को जब कहा वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, माँ बाप दोनों को अलग-अलग 1/6 दिया जाएगा। ये है आगे भी वो अप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि बात शुरू में कही गई थी तो आगे जितनी भी बात कही गई थी वो जो पहली स्टेटमेंट होती है उसी के अंदर उसको रख के देखते हैं, बच्चे हैं तो हाँ, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट होती है वो प्राइमरी स्टेटमेंट होती है, हमेशा उसको सामने रखा जाता है। बाकी जो स्टेटमेंट होती है वो वजाहत कर रही होती है। तो उसमें ये कहा कि बच्चे हैं तो 1/6 माँ का, 1/6 बाप का। और उसके बाद जब बच्चे नहीं हैं और वालिदैन ही जो है ना उसके वारिस हैं, तो फिर उनका हिस्सा बयान किया कि माँ के लिए 1/3 और बाकी जो है ना अंडरस्टूड है। जब बच्चे नहीं हैं तो अंडरस्टूड क्या है, 2/3 बाप का है, अंडरस्टूड है ना। उसके बाद आगे फ़इन कान लहू इख्वतुन, अगर बहन भाई हैं तो फली उम्मी सुदस, माँ का वही 1/6 हिस्सा। गांधी साहब ने तर्जुमे करते हैं कि माँ का वही 1/6 हिस्सा, तो बाप का भी वही 1/6 हिस्सा जो है, जो शुरू में बात कही गई है, यानी वो टेक्स्ट को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि जब बाप का, माँ और बाप का आ गया 1/6 आ गया, तो ये बहन भाइयों का हिस्सा वही है जो ज़ाहिर बच्चों का है, उसको उसके मुताबिक देंगे। और 176 में भी यही चीज बयान हो रही है। तो ये हम बच्चों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शुरू में जब कहा था यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हम बच्चों को उनका हिस्सा देंगे, नहीं छोड़ सकते। जब बच्चों को नहीं छोड़ सकते तो बहन भाइयों को क्यों छोड़ेंगे हम हिस्सा ना देने से? जिक्र आ गया ना। तो ये लॉजिकली जो अकली मुकदमा होता है टेक्स्ट के अंदर उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी जो रवायती फिक्र ये कहती है कि नहीं, क्योंकि जिक्र नहीं आया तो हम भी आंखें बंद कर लेंगे। तो मतलब जिक्र नहीं आया, थोड़ी बात कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। जी मतलब कोई मसला नहीं, जिक्र नहीं आया, मैं मान लिया कि उन्होंने कहा देखो जिक्र तो नहीं आया, जिक्र तो आया कि माँ हो और बहन भाई हो तो ये करो, बाप का जिक्र नहीं आया, इसलिए हम बाप का जब है तो माँ भी है तो हम खुद फैसला करेंगे। तो ये तो चलो उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन रिड्यूस आयत से उन्होंने कंक्लूड खुद निकाला कि आयत के मुताबिक बाकी बाप को भी देना चाहिए। तो जब ये पीछे हमने एग्जांपल देखी है, ये केस नंबर 3 था मेरे सामने। जी कौन सा केस इसमें वो कंक्लूड कर रहे थे, केस नंबर 1 अवेलेबल, अगर आप बाद में जाएं तो वहां तो उन्होंने कुरान पाक में 2/3 नहीं आया था। वाज़ेह तौर पे कुरान पाक में नहीं कहा था कि 2/3 बाप को दो, लेकिन उन्होंने निकाल लिया था कुरान पाक में से। जी वो क्यों निकाला? वो उसको असबा जो बच गया है, वो उन्होंने वहां पे भी यही कहा है कि कुरान में ये बयान नहीं किया क्योंकि हमने असबा लेना है। उनका रूल अप्लाई हो गया, उनका रूल अपना रिजल्ट वही आ गया, सही आ गया, लेकिन असूल वही रखा है। अच्छा, उन्होंने वही रखा है। अब मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर जब गांधी साहब के जो है ना जब ये देखते हैं तो इसमें फिर जाहिर है कि वाज़ेह फर्क आ जाता है। नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे माँ को 1/6 है, बाप को 1/6 है, 2 और 2 इनको मिला है, बैलेंस 8 हुआ। उसके बाद ब्रदर्स को हिस्सा मिलना है और सिस्टर्स को भी मिलना है, उसी तरीके से जिस तरह बहन भाइयों को मिलता है। 2 भाई हैं, 2 भाइयों को एक भाई को 2 हिस्से और एक बहन को 1 हिस्सा। टोटल हिस्से कितने हो गए? 5 और भाइयों को क्योंकि 2 भाई हैं तो 4/5 आ गया और पर हेड 3.2 आ गया और सिस्टर को 1.6 मिल गया, एक हिस्सा। ये जाहिर है कि गांधी साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है। वैसे एक और सी, अच्छा शकूर साहब, जी ये फादर को 8 रुपए मिले ना? जी, ये फर्क आ जाता है। ये वहां वो बराह रास्त 10 दे देते हैं, यहाँ पे फादर को 2 मिलता है गांधी साहब के नजदीक, क्योंकि बहन भाई का मकाम हो गए, उन्होंने वहां से आयत से रिड्यूस कर दिया, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि उनका असूली फर्क है। जी, असूली फर्क है। अच्छा, आगे जो है ना, जी सर ये जो ग्रीन में जो ब्रदर्स और सिस्टर्स का हिस्सा है, ये डिवाइडेड बाय 5 क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि अच्छा, टोटल ये मैं समझ गया, क्योंकि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन है, तो उनसा का औरत का एक हिस्सा है और मर्द के 2 हिस्से हैं। अब इन हिस्सों को जो है ना हम ऐड करने हैं, तो मर्द जो है ना 2 बेटे हैं, 2 भाई हैं, तो दोनों के लिए 4 हिस्से हो गए और एक बहन है उसका 1 हिस्सा। आपने हेडिंग में लिख दिया 2 ब्रदर्स, हाँ वो ब्रदर्स है, हाँ सही, आप लिखिए 2 ब्रदर्स, सही 1 सिस्टर। हाँ, ये अब बात वाज़ेह हो गई? जी हाँ जी। अच्छा, अब आगे 5A रखा है, ये उसी की एक्सटेंशन है जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी उसको अब यानी इसको मजीद जो है ना निखारा है। पहले अगर आप देखें 5 के अंदर बाप है, माँ है, 2 भाई हैं और एक बहन है।
यहाँ 5A में बाप है, माँ है, एक भाई है और एक बहन है। फर्क बस मैंने उन भाइयों में से एक भाई निकाल दिया है और फर्क इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता, यानी हिस्सों के लिहाज से ऊपर 2 भाई है, नीचे 1 भाई है। तो ये 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर और 1 ब्रदर और 1 सिस्टर। ये जब हम इसको नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि जो है ना ऊपर है, लेकिन एक फर्क नजर आ रहा होगा कि माँ को 1/3 दे रहे हैं हमारी ट्रेडिशनल सोच, और बाप को सारा दे रहे हैं। अब 1/3 क्यों जो है ना ऐसा कर रहे हैं, ये एक बड़ा मेजर इशू है। वो कहते हैं कि जब इख्वा का लफ्ज आ गया है, फ़इन कान लहू इख्वतुन फली उम्मिही सुदस, तो इख्वा का लफ्ज हमेशा कहते हैं जमा के लिए आता है। तो भी उन्होंने ऊपर उसको 1/6 क्योंकि जब मैंने ऊपर वाली एग्जांपल दी थी 5 वाली, तो वहां जमा है। जमा अरबी ज़बान में 3 के लिए आता है, 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर, वो जमा है। वहां 1/6 जो है ना माँ को मिल रहा है। लेकिन जब ये एक भाई और एक बहन आ गई तो ये कहते ये हैं कि ये इख्वा का लफ्ज आ गया है, इख्वा जमा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो फिर माँ को 1/6 नहीं 1/3 मिलेगा। क्यों वो कहते वो डीप चले गए। हाँ, वो डीप चले गए हैं। वो कहते ये हैं कि माँ जो है, क्योंकि औलाद नहीं है, तो माँ का कितना है 1/3, बाप का कितना है 2/3। वो कहते ये हैं कि आगे फाइन काना लहू इख्वातुन, जब वो बहन भाई हैं, अब ये जमा हो गई है। जमा का मतलब 3 है। अगर 3 से कम होंगे तो माँ जो है ना वो 1/6 पे नहीं आएगी, माँ 1/3 पे ही रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको, अब मैं गांधी साहब की जो है लॉजिक समझाता हूँ। ये लॉजिक समझ गए, उनकी लॉजिक समझ गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ऐसे जैसे लियाज भाई कहूँगा यार ये मेरे तरफ से कोई स्वीट्स अपने बच्चों को जाकर दे दीजिएगा। लियाज साहब का ज़हन मौलवी है, ठीक है ना, वो घर जाते हैं तो देखते हैं, कोई बात नहीं घर जाते हैं तो घर में तो एक ही बच्चा नजर आता है, तो कहते हैं कि मुझे तो कहा गया बच्चे कहा था, बच्चा तो नहीं कहा था, बच्चा है, तो अब मैं इनको स्वीट नहीं दूंगा अब, क्योंकि सारा एक ही बच्चा है। तो यहाँ पे वो बात बन गई है कि फिर इन काना लाहू इख्वातुन, जो जहन है ना कानूनी जहन ये कहता है कि अच्छा ये जमा में बात की गई है तो अब ये जमा ही रहेगी। ये प्रॉब्लम हो जाता है। जबकि गांधी साहब कहते हैं कि ये हरगज ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि पीछे जब इसको वो मिसाल से वादे करते हैं, जब ये मिसाल से वादे पीछे करते हैं, तो मिसाल में जब ये कहा गया है कि युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तो अल्लाह ने जमा का लफ्ज बोला है, आगे अकेली बेटी का जिक्र किया है, औलाद के अंदर बेटी भी है। ये कोई ज़बानो बयान के मुताबिक ये तरीका ही ठीक नहीं है कि आप कहें जमा बोल के कहें कि उसके बाद अब एक पे अप्लाई नहीं होता। ये बात ही बड़ी गलत है। तो जो होता है ना कानूनी जहन, फिकी जहन, वो फौरी सोचता नहीं ये तो जमा भी आया, इससे नीचे मैं नहीं उतरना। वो प्रॉब्लम हो गया है। ये वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मेजर जो है ना एक इशू है गांधी साहब के नज़दीक, और इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं कि ये ज़बानो बयान के जो है ना वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं इसमें फ़िका के अंदर, कि जिसमें ये कहा गया कि अच्छा ये जमा है, जमा से कम होगा तो हम ये करेंगे। ये ठीक बात नहीं है। अब जाहिर है कि जिस तरह 5 को गांधी साहब ने हल किया है, वैसे ही 5A को हल किया है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो क्योंकि ऊपर 2 भाई थे, नीचे 1 भाई है, ठीक है, तो वो उसी तरीके से इसको हैंडल किया है। वहाँ पे 2 भाइयों के हिस्से 4 हो गए थे, यहाँ 1 भाई का हिस्सा 2 है और 1 बहन का हिस्सा 1 है। तो वो जो 4/5 और 2/3 ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी वजह से ये फर्क आ गया है। 2 भाई हैं, 1 बहन है। हाँ, तो वो 3 हिस्से टोटल 5 होते हैं ना। जब 2 भाई और 1 बहन हो तो 5 होते हैं टोटल हिस्से, और 1 भाई और 1 बहन हो तो टोटल 3 हिस्से होते हैं। यहाँ 1 भाई, हाँ 1 भाई है। फिर आप हेडिंग चेंज कर दें। हाँ नहीं समझ, ठीक है ना, बात मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। 1 भाई है, ये एक ही भाई है, बात समझ बदल से नहीं जी। ऐसे अब आ जाते हैं, अब आपने दिल थाम के इसको पढ़ना है। ये है केस नंबर 6, छठी एग्जाम्पल है। ये आखिरी है आज की एग्जाम्पल, ये आगे नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है कि अगला जो हिस्सा है वो कलाला से, कलाला फिर हम अगली दफ़ा पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि ये कलाला जो है ना वो नेक्स्ट तसल्ली से पढ़ेंगे। लेकिन कलाला का तो बेहतर है कि कुरान पाक की जो आखिरी आयत है ना, जी वो सारा मिला के उसको अभी पढ़ लिया जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उसी के साथ हो, उसके अंदर भी कलाला का लफ्ज़ है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, कलाला के साथ समझना है, जब आप आगे अभी आएगा ना,
यहाँ नहीं, पे अब तो आयत टाइम नंबर खत्म हो गया 13 ना, अब तो नहीं मतलब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे जब ना, हम पढ़ेंगे ना, हाँ दोनों हाँ, दोनों कवर कर लें। दोनों हम वो तो करेंगे सबूत क्या? का वो मैंने कहा हुआ है, अच्छा। वो हम पहले ही से हाँ हाँ वही मैं मेरी प्लानिंग में है। मैं समझा शायद कह रहे हैं कि पहले हम उसको पढ़ लें, नहीं नहीं सॉरी। अच्छा चलें, ये केस नंबर 7 है, यानी सॉरी हाँ 6 है। ये आज की आखिरी है एग्जाम्पल, और इसको तसल्ली के साथ जरा कान खोल के दिल खोल के इसको पढ़ें, और इसमें बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, इशू ये है, जिस दिन यानी हमारा जो पहली क्लास हुई थी, इसी के मेरा ख्याल ये चौथी है पांचवी, चौथी क्लास है, चौथी पांचवी है। जब हमारी पहली क्लास हुई तो उस वक्त ये चीज़ सामने आ गई थी, तो मैंने कहा था कि नहीं अभी ना छेड़ें, लेकिन ज़ाहिर है वो आ गई थी, तो उस पर हमने अच्छा खासा टाइम लगा दिया था। ये वही है सिनारियो जिसको औल का सिनारियो कहा जाता है, उस पर आ जाए। अच्छा, इसमें अब 2 बेटियां हैं, 2 डॉटर्स हैं, एक माँ है और एक शौहर है। इसको ट्रेडिशनली कैसे देखते हैं, टाइप्स में लेके आते हैं, तो इसमें एफ जो है जी हस्बैंड है तो वाइफ, जी आप यूं कह लें कि वाइफ आउट हुई है जी, हस्बैंड है, ठीक है ठीक है, मरने वाली तो खातून है बेटियां हैं जी, 2 बेटियां हैं, माँ है और शौहर है। हाँ, यानी इसमें बीवी फौत हुई है, सही कह रहे हैं। टाइप में जाएंगे तो ये यानी असहाबुल फुरूज में है, यानी फिक्स शेयर है माँ, और 1/6 इसका हिस्सा है। डॉटर में जाएंगे तो यहाँ पे 2/3 है, क्योंकि 2 बहनें 2 बेटियां हैं, 2/3 जो है ना उसमें चले जाएंगे। उसके बाद शौहर है, शौहर का हिस्सा क्या है, जब बच्ची हो औलाद हो तो 1/4 होता है। अब वो इन सब को जमा करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4/24। ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर मैंने सेम करना है, नीचे वाला जो नंबर है डिजिट है वो सेम करना है। तो फिर इससे पहले को हम 4 से अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4/24 ये हो जाएगा। उसके बाद 2/3 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए नीचे वाला हिस्सा, तो ये 16/24 हो जाएगा। उसके बाद शौहर है, शौहर को जो है ना ये 6/24, ये 6 से जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। अब जब हम सबको ऐड करते हैं तो 26/24 हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसी को ले लें एज इट इज ले लें, 26/24 ले लें, तो अब अमाउंट हमारे पास $312 है। ये मैंने डिफरेंट फिगर लिया ताकि जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। 48 की वैसे 48 भी ली जा सकती थी, लेकिन बहरहाल मैंने इनको जो है ना 3, लेकिन उदाहरण नीचे कैलकुलेट करके दे दिया है। 424/24 को मल्टीप्लाई करेंगे 312 से, तो 52 आपके पास आते हैं डॉलर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटी को 208 मिलते हैं, यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 जो है ना मिलते हैं। उसके बाद 78 जो है ना शौहर को मिलते हैं। टोटल कितने हो गए, 338। हमारे पास तो टोटल वर्क कितना था तरका, 312 था। अब ये प्रॉब्लम ही आ गया, बंदे को तो 1/4 से सारे जमा होकर एक बनता नहीं जी, यानी सारे जमा होकर पैसे कम पड़ गए, यानी पैसे थोड़े थे, हिस्सा ज्यादा निकल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको वो ये कहते हैं कि कुरान के मुताबिक ये मसला हल नहीं होगा। अब हम इसको बाहर बैठ के जो है ना इसको रिजॉल्व करेंगे, और बाहर बैठ के फिर वो क्या करते हैं कि इसका सलूशन कहाँ से लेके आते हैं। इसका सलूशन जो है ना वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फैसला है, उसको बेस बनाते हैं, इसको कुरान को बेस नहीं बनाते। वो क्या फैसला यहाँ पे फैसला सॉरी, उसको औल का फैसला कहते हैं। औल का फैसला है, ये आप उसमें देखें ना, एक दूसरी बुक खोली है, ये मेरे पास बुक है, बड़ी अच्छी किताब है, उर्दू में लिखी हुई। जिन साहब ने ये लिखी है, बड़े अच्छे तरीके से इसको लिखी है, और आपके सामने औल का बयान ये सामने रखा है। औल क्या है, औल इसको कहते हैं एलसीएम को, यानी इसका लफ्जी मतलब वही है औल का। जो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी है ना, एग्जैक्टली जो है उसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल जो है ना मैंने यानी आप अपने इसमें दी है। इसमें ये बताते हैं कि ये औल का जो है ना सबसे पहला औल कब हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर के ज़माने में कोई औल का मसला ज़ाहिर नहीं हुआ था। यानी वो खुद मानते हैं कि ये शरीयत का मामला नहीं है, ये फ़िक़्ह का मामला है। और पहला औल जो है वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने किया, और उनके ज़माना खिलाफत में ये पेश आया, एक औरत फौत हो गई, अपना खामद और 2 हकीकी बहनें छोड़ गई। वही एग्जाम्पल जो हमने की है, ठीक है, वो छोड़ गई। खावंद अपना हिस्सा लेने के बाद सैयदना उमर के पास आया, फिर बहनें अपना हिस्सा लेने के लिए हाजिर हुई, तो आपने फरमाया कि अगर खावंद को इसका पूरा हिस्सा देता हूं तो बहनों के हिस्सा में कमी आ जाती है, अगर बहनों के हिस्सों को पहले उनका पूरा हिस्सा देता हूं तो खावंद का हिस्सा कम रह जाता है।
ये कोई प्रॉब्लम है जो उनके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, जो इसको ये देख रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने क्या किया, उन्होंने सहाबा इकराम से मशवरा किया। ज़ैद बिन साबित वहाँ मौजूद थे, हज़रत अली वहाँ पे मौजूद थे, और इस तरह दूसरे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी वहाँ पे जो है ना मौजूद थे। उन्होंने औल का मशवरा दिया और कहा कि इसकी मिसाल कर्ज जैसी है। मिसाल कर्ज जैसी है, मैंने उस दिन भी समझाया था, अगर आप कहते हैं तो दोबारा समझा देता हूँ। यानी फर्ज किया कि 2 कर्जदार हैं, $700 जो है ना अपना कर्जा देना है, लेकिन आपके पास फर्ज किया कि 500 है, कर्जा देना वापस करने के लिए 500 है। अब हम क्या करेंगे कि जो कर्ज, जिनका कर्ज लौटाना है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो आपके पास हमने 301 के देने हैं, 401 के देने हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे सारे 500 हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 3/7 है ना, 3 सॉरी जो 7 टोटल हिस्से थे, 700 था ना, तो उसमें क्या होना था, 3/7 और 4/7 होना था, वो होना था ना। तो अब हम क्या करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, ऐसा करते हैं कि ये जो रेशो है ना 3/7 की, इसको अप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई 500 से, और जो आपका हिस्सा बनेगा उसके मुताबिक आपको दे देंगे, ठीक है ना, यानी उसको रिड्यूस करके ये दे देंगे। इन्होंने एक बाहर की एग्जाम्पल है, जो कुरान मजीद से बाहर खड़ी एग्जाम्पल है, जो उनके यहाँ उस वक्त ट्रेडिशनली मौजूद थी, अरबों के यहाँ मौजूद थी, उसके मुताबिक जो है ना उसको इस तरीके से हल किया है। अच्छा, ये फिर उन्होंने सॉल्व किया, ये कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है, यानी ये एक उन्होंने बाहर से केस जो है ना समझा है और उसके मुताबिक इसको अप्लाई किया है। ये हदीस से नहीं, हदीस में भी नहीं आता, ये किसी हदीस में भी नहीं आता। उमर ने क्या किया होगा, वो उन्होंने अपने उस वक्त माशरे के अंदर जो चीज़ पाई जाती थी उसके मुताबिक किया है। ये हमारी रवायती फिक्र कह रही है, रवायती फिक्र कह रही है, लेकिन गांधी साहब ये कहते हैं कि ये तोहमत है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। क्यों तोहमत है? जब हम कलाला की 176 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यफ्तफ्तूना का लफ्ज़ आया है, ये आपसे पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सहाबा इकराम के जितने भी सवालात थे इस कलाला की बहस के बारे में और इस इनहेरिटेंस के बारे में, वो कुरान ने खुद जवाब दे दिए हैं सारे के सारे। अब इसके बाद अगर कोई कहता है कि उनको पता नहीं चला था और बाद में पता चला था इस चीज़ का, तो ये उन सहाबा पे तोहमत है। वो हदीस को नहीं मानते, ये हदीस है ही नहीं, ये हदीस नहीं है, ये हदीस भी नहीं है, ये फिका का मसला है। कहाँ से हदीस आई है, रवायत कहाँ से, ये आप कह रहे हैं मतलब ये हदीस है कोई शायद, नहीं, हदीस हदीस नहीं, के पास भी वाकया हो, नहीं, हदीस ये असर को वैसे भी अगर कहेंगे तो इसको असर कहेंगे, जो सहाबा इकराम की बात है। ये कहाँ, किस बुक से लिया है? ये हमारी कोई भी मेन स्ट्रीम बुक में नहीं है, फिका की किताबों में, रिवायत में कहीं भी नहीं। रिवायत में उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा है हज़रत उमर के साथ ने ये किया था, वाकया बयान कर रेफरेंस बगैर ये रेफरेंस ज़ाहिर होता है ना उनके पास, ऐसा तो नहीं कहेंगे रेफरेंस नहीं होता। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि एक ये थोड़ी सी बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बात ये है कि असल बुनियाद जो है वो शरीयत है, कुरान है और सुन्नत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस की सूरत में जो बयानात आते हैं, ज़ाहिर है कि हम मानते हैं उनको। अच्छा, अब उसके बाद अगर कोई वाकया रिपोर्ट होता है, सहाबा इकराम का वाकया रिपोर्ट होता है, तो वो तो बुनियाद मान ही नहीं सकता शरीयत की, वो रिपोर्ट हुआ है। रिपोर्टेड जो चीज होती है वो कभी भी बुनियाद नहीं बनती किसी शरीयत का। यानी ज़ियाउल हक का त्यारा क्रैश होता है, आप उसकी रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, हर रिपोर्ट डिफरेंट होती है। क्या रिपोर्ट शरीयत की बुनियाद बन सकता है? नहीं बन सकता। और यहाँ पे भी रिपोर्ट जो है ना बुनियाद नहीं बन सकता, वो रिपोर्ट जो है ना गलत रिपोर्ट भी हो सकती है। यानी एक रिपोर्ट जो है बयान करने ने गलती से बात से कुछ बात किसी से कहीं पहुंचा दी, यानी इन चीजों का इम्कान है, मानते हैं इम्कान है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ होगा जिस तरीके से बयान किया जाता है। अगर ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब यह है कि सहाबा इकराम को शरीयत का पता ही नहीं था, ये तोहमत बन जाती है, तोहमत बन जाती है। और ये वो मतलब अगर किसी जज के सामने जी जनरल ज़ियाउल हक के वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी और वो कहते हैं कि जनरल ज़िया की पूरी बॉडी मिल गई थी, जी तो जज कहेगा कि हाँ भाई हादसा तो हुआ था, जी लेकिन ये रिपोर्ट बाकी हकायक के साथ ये मैच नहीं करती, मैच नहीं करती, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। हमने जब भी बात करेंगे शरीयत की तो या तो कुरान होगा या सुन्नत होगा, वाकयात यानी बुनियाद नहीं बनेंगे, वाकयात बुनियाद नहीं बनेंगे। और यहाँ पे भी हम इस वाक़े को बुनियाद नहीं बनाएंगे। यही वो चीज़ है जिसको अगर आप गूगल करें तो जो टॉप पे कुरान मजीद की जो एरर्स बयान होती हैं, यही वो एरर है जिसको मैथमेटिकल एरर कहा जाता है। और कुरान मजीद ने जब जोर दे के कहा है ना, मैं अब आपके सामने रखता हूँ, कुरान मजीद में जब 11 नंबर आया के आखिर में जब कंक्लूड किया है तो उसमें एक बड़ा जोर दे के बात कही है, मैं आपके सामने वो रखता हूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये कहा गया कि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, तो अल्लाह की सिफ्त दारा बराह रास्त जो है टकराव में आ गई है।
अल्लाह अलीम की पोजीशन पे खड़े नहीं है, तो बना कि अल्लाह को पता ही नहीं है कि कोई ऐसे सिनेरियो भी होंगे जो कल को पेश आएंगे और मेरी आयत उसको पूरी नहीं कर रही होगी। अल्लाह की हकीम होने की जो हैसियत है वो भी चैलेंज हो गई, अल्लाह की अलीम होने की हैसियत जो है वो भी चैलेंज हो गई। इसलिए इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अगर हम ना जाएं जी तो फिर कुरान शरीफ की आयत वो सारी चीजें बहुत बैठ जाती है जी। असल इनको प्रॉब्लम कहाँ से पेश आया है, हमारी फिका को वो प्रॉब्लम यहाँ से पेश आया है जो मैंने पहले दिन जोर दे के बात कही थी। वो बात ये है कि जहाँ आया लिज ज़कारी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, असल स्टेटमेंट ये है, इसकी बाद की जो स्टेटमेंट है फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनी, ये एक्सेप्शन है। ये उस दिन जोर दे के बात कही थी, वो इस एक्सेप्शन को नहीं मानते। हमारे ट्रेडिशनल जो है ये अलग से जुमला है और ये अलग से वो कहते ये हैं कि ये फाइन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन जो है ना, इसके बाद जितने भी होंगे उनके सब के साथ ऐड हो जाएगी। हम कहते हैं ऐड नहीं होगी। हाँ, वो कहते हैं जो बाद में जितने भी हिस्से आए हैं वो इन बच्चियों के हिस्सों के साथ ऐड हो जाएंगे। हम कहते हैं ऐड नहीं होगी क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को तो एक्सेप्शन ही रहना चाहिए, इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए, ये एक्सेप्शन है। और जो उसके बाद वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा है, वो एक्सेप्शन के साथ लिंक होती नहीं। ये तो कोई जुबान बयान का असूल नहीं है एक्सेप्शन के साथ उसको लिंक करें। इसको लिंक करना है तो इसको लिंक होगा किसके साथ, वो होगा कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, उसके बाद एक्सेप्शन को छोड़ें और उसके बाद वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा बराह रास्त पढ़ें। तो ये वही एग्जाम्पल हो जाती है कि अगर आपने घर गए हैं, आपने ईदी तकसीम करनी है और उसमें बच्चों में तकसीम करनी है, और जो लियाज़ साहब ने पिछली दफ़ा हाईलाइट किया था, अगर घर में वालिदैन मौजूद हों तो उनको जो है ना वो 10 जो है ना रुपए दे दें या उनको 25 रुपए दे दें। तो ये पहले आपने फिक्स कर दिया है। ऊपर जो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन था वो तो रेशो थी, वो तो हिस्सा डिफाइन ही नहीं हुआ था। तो रेशो एक अलग चीज होती है और फिक्स्ड हिस्सा एक अलग है। वालिदैन का फिक्स्ड हिस्सा यहाँ पे दिया जा रहा है कि बच्चे के तरके में से दो, तो ये फिक्स कर दिया, ये पहले देंगे तो फिर उसके बाद बच्चों तक जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो कहते ये हैं कि नहीं, ये दोनों बाबा इकट्ठे एक ही जगह पे खड़े हैं, हाँ सारे फिक्स हो गए हैं। तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी वजह से ये बहुत बड़ा औल का इशू जो है ना सामने आता है, और इसको गांधी साहब ने जो है ना इस तरीके से हल किया है, और ज़ाहिर है ज़ुबान बयान से किया है। वो बाहर वाकया खड़ा है, वाकया को बुनियाद बना के कर रहे हैं और उसकी बेस पे इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो अभी आपके सामने जो एग्जांपल मैंने रखी थी 7 की, इसको गांधी साहब जो है ना कैसे देखते हैं, सॉरी ये नंबर 6 है, इसको गांधी साहब ने इसको हल किया है। माँ और शौहर को पहले निकाला है और 312 ही डॉलर हैं, ये फ़र्क आता है। ये 52 आ गया, उसके बाद शौहर का हिस्सा आ गया 72 1/4, उसके बाद बैलेंस बचा है हमारे पास 182, और उस बैलेंस को हमने देना है, बेटी को देना है, और बेटियां हमारे पास जो है ना 2 हैं, तो पर हेड उनके पास 60.67 आ जाएगा। अब फिर कुछ बच गया है 60.67, इसको हमने साइड पे रखा है, इसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा कवर कर लेंगे। अगली दफ़ा मैं पूरा वादा करता हूँ कि अब हम पिछली 11 नंबर और 12 नहीं पढ़ेंगे, बराह रास्त कलाला पे जाएंगे। कलाला की बहस जो है ना फिर इस दफ़ा सस्पेंस में है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसको हल करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आज के हवाले से कोई सवाल हो तो उसको देख लेते हैं। शकूर भाई, ये जो